Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com। इन दिस सेशन हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कर रहे हैं और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे होम रूल मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट। तो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले हमें इंडियन नेशनल मूवमेंट को थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली देखना जरूरी है, समझना जरूरी है, तो ही हमें जो सारे इवेंट्स है उसके सीक्वेंस समझ में आएंगे, किस एक्शन की वजह से कौन सा रिएक्शन हुआ वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने 1907 तक अच्छे से कवर कर लिया है। बेसिकली अगर हम कहें तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की 3 फेजेस होती है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज। हम इस तरह से इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट फेज आपकी 1858 से 1857 की क्रांति के बाद से शुरू हो जाती है, जो कि बंगाल की पार्टीशन तक कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की कहलाती है। जो एक्टिविटी 1858 और 1905 के बीच में होती है वो यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट की फर्स्ट फेज कहलाती है। सेकेंड फेज आपकी यहाँ से जैसे ही बंगाल का पार्टीशन होता है वैसे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो अपने सेकेंड फेज के अंदर एंटर कर जाता है, एंड दैट इज 1905 टू लगा के आप कह दो जब तक कि गांधी जी लीडरशिप नहीं आ जाती है ना। तो 1918 से अब 1999 तक का पीरियड जो है कम्प्लीटली इसको सेकेंड फेज को कंसिडर कर सकते हैं। देन थर्ड फेज तब एंटर होता है, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है अपने थर्ड फेज के अंदर तब एंटर होता है जब यहाँ पे गांधीयन लीडरशिप आ जाती है। इंडियन नेशनल मूवमेंट की कंप्लीट लीडरशिप गांधी जी के हाथों में आती है। गांधीयन आइडियोलॉजी और उनकी हेगेमोनी जो है वो डोमिनेट करने लगती है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो वो आपके स्टार्ट होती है 1920 से लास्ट तक, जो भी 1947 जब तक की फ्रीडम अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम नहीं हो जाता है तब तक। तो बेसिकली यहाँ पे 3 फेज है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इसी तरह से हम इसको कवर भी करते हैं। तो हमने 1850 से 1905 तक की सारी चीजें देखी, किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उससे पहले जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट हुए, है ना। राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है इस दौरान, तो यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है और जिसका रिजल्ट निकलता है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन। देन फिर यहाँ पे बंगाल का विभाजन होता है, रिवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज देखते हैं हम। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी का दौर ये रहता है, थोड़ा सा डोमिनेट करता है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का। यहाँ पे हम स्प्लिट भी देखते हैं 1907 के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद जो है चीजें किस तरह से हुई वो हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे इस कंटेंट के थ्रू। और थर्ड फेज जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की थर्ड फेज तब स्टार्ट होती है जब गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, यानी गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ली। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें इस तरह से इसको कवर करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट को। तो अब हम फर्स्ट फेज हमारी कवर हो चुकी है, सेकंड फेज हमने कवर कर ली है, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड ये सब कवर करके, है ना, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। अब हमने एंटर कर चुके हैं थर्ड फेज के अंदर, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट लेड बाय गांधी जी। तो गांधी जी वाला टॉपिक मैंने पहले ही कवर कर लिया, गांधी जी आइडियोलॉजी, हिज प्रोग्राम एंड ऑल। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन अभी भी जो हम अगर होम रूल मूवमेंट की बात करें तो वो अभी भी जो है सेकंड फेज की यहाँ पे बात हो रही है, यानी सेकंड फेज जो है अब लास्ट में स्टार्ट होगा होम रूल मूवमेंट के बाद से। और होम रूल मूवमेंट के बाद से जो डेवलपमेंट होंगे वो गांधी जी के परसेप्शन को कम्प्लीटली चेंज करेंगे और गांधी जी फिर कम्प्लीटली इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया हुआ है ये थोड़ा सा चार्ट के फॉर्म में, सो दैट आपको क्रोनोलॉजिकली सब अच्छे से इवेंट समझ में आए। तो यहाँ पे ये चीज है कि इस लाइन के, ये जो लाइन जिक्सैक दिख रही है, इस लाइन के उस तरफ तो हम पढ़ेंगे इनसाइड द कांग्रेस क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं यहाँ पे, और ये जो है इस तरफ वाला जो नीचे नीचे पोर्शन है ये आपका है आउटसाइड द कांग्रेस क्या डेवलपमेंट होते हैं सेम ईयर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा पहले 1906 के पहले बंगाल का पार्टीशन हो चुका है। ठीक है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जो है वो राइज हो रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी डोमिनेट कर रही है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, वो सब हम देख चुके। 1906 के अंदर स्वराज यानी न्यू गोल स्थापित होता है। स्वदेशी मूवमेंट के साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसी के साथ जो है स्वराज की जो फीलिंग है वो होने लगी, लोगों के मन में अराइज होने लगी नेशनलिस्ट के लोगों के द्वारा। स्वराज की अब यहाँ सेल्फ रूल की यहाँ पे डिमांड होने लगी। ठीक है,
तो 1906 का ये पीरियड रहता है। इनसाइड द कांग्रेस स्वराज का न्यू गोल सेट किया जाता है, और आउटसाइड द कांग्रेस अगर देखें तो सेम ईयर के अंदर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। बंगाल के पार्टीशन के 1 साल बाद में ही यहाँ पे मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हो जाता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो 1906 में ये डेवलपमेंट होता है। देन वी एंटर्ड इन 1907। 1907 में तो आपको पता ही है सूरत स्प्लिट होता है। कांग्रेस का जो सूरत सेशन होता है उसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो जाते हैं, आइडियोलॉजिकली डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ जाते हैं, और मॉडरेट जो है अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपने तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली कहें तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है अपने अपने तरीकों से वर्क करने लगते हैं। एक्सट्रीमिस्ट का अगर एक्सटेंडेड फॉर्म देखें तो वो रिवोल्यूशनरीज नेशनलिज्म को शो करता है, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट का सप्रेशन या मॉडरेट को अपीज करके गवर्नमेंट के द्वारा मॉडरेट्स को अपने सपोर्ट में करके एक्सट्रीमिस्ट का सप्रेशन किया गया, जिससे कि रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट है उनका उदय होता है, या रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी जो है वो अराइज होती है। ठीक है, तो 1997 में इनसाइड द कांग्रेस ये डेवलपमेंट रहता है, और जैसे ही सूरत स्प्लिट होता है उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस की पेसिव फेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये पेसिव कंटिन्यू रहती है 1916 तक के पीरियड तक ये पेसिव फेज कंटिन्यू रहती है, बिकॉज तब तक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो अलग अलग अपना वर्क कर रहे होते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है किसी एक लीडरशिप से गाइड नहीं हो रहा था यहाँ पे, और कंप्लीटली यहाँ पे कहे तो पेसिव फेज रहती है। आउटसाइड अगर कांग्रेस देखे तो 1915 के अंदर हिंदू महासभा का गठन होता है, आरएसएस जैसे संगठन का गठन होता है ना, जो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं, रिवोल्यूशनरीज काइंड ऑफ थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं ये। ठीक है, और हमने देखा है यहाँ पे 1907 के बाद से जब सूरत स्प्लिट हो जाता है और मॉडरेट को अपीज करने के लिए पार्लियामेंटो रिफॉर्म लाया जाता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन था टू अपीज द मॉडरेट, यानी मॉडरेट्स लोगों को खुश करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाता है पार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से, और इसी के अंदर बात की जाती है सेपरेट इलेक्टोरेट्स की फॉर द मुस्लिम। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर। पार्लियामेंटो रिफॉर्म हो जाता है यहाँ पे। फिर 1914 के पीरियड से लगा के आपके 1918 तक का पीरियड पूरा ये कंप्लीटली यहाँ तक चलता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1914 से 1908 का कंप्लीट पीरियड जो रहता है वो आपके रहता है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, जिसके अंदर ब्रिटेन जो है अब पार्टिसिपेट कर रहा है। सेंट्रल पावर और अलाइड जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, और यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है ये जो कॉलोनियल पावर है या फोर्सेस है उनके द्वारा ये कह के शुरू किया गया कि ये डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए ये वॉर लड़ा जा रहा है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ये कहा गया कि हम जो है डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी आर फाइटिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट विद द सेंट्रल पावर। ठीक है, जिसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ये इटली वगैरह थे। और जैसे ही वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट होता है, इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो भी ब्रिटेन को यहाँ पे इस वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करना शुरू करते हैं, इन दिस होप कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हमें भी जो है, जैसे ये डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड वॉर जब खत्म होगा और हम अगर ब्रिटेन या ब्रिटिश की सहायता करेंगे तो वो इंडियन से खुश होके इंडिया को डोमिनियन स्टेट या सेल्फ रूल जो है वो दे देंगे, है ना, प्रोवाइड जो पावर है वो ट्रांसफर कर देंगे इंडियंस को। तो इस होप में जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर नए ब्रिटेन गवर्नमेंट का साथ देना शुरू किया। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पे ये कह के डेमोक्रेसी की स्थापना करने के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा है, ये ब्रिटिश या कॉलोनियल पावर ने ये कहा और वर्ल्ड वॉर शुरू किया। तो इंडियंस ने भी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ देना शुरू किया इन दिस होप कि अपने इस ग्रेटिट्यूड के बदले उनको सेल्फ रूल जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर जो कॉलोनियल पावर लड़ रहे हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पे फाइट
कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू ट्रांसफर द पावर और दे डोंट वांट टू एस्टेब्लिश द न्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टेड ऑफ दे वर एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी और वी कैन से कॉलोनीज, ठीक है। और अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को यहाँ पे सेफगार्ड करने के लिए ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर भी चलो मेजोरिटी ऑफ द नेशनलिस्ट जो है उन्होंने ब्रिटेन का और या ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, लेकिन मैंने नेशनलिस्ट थे जैसे लोकमान्य तिलक है ना, एनी बेसेंट जैसे लोग हैं, उन्होंने ये समझा कि जो गवर्नमेंट है किसी प्रकार के भी रियल कंसेशन देने को तैयार नहीं है जब तक कि कोई मास मूवमेंट यहाँ पे खड़ा नहीं किया जाता। मास मूवमेंट खड़ा करके अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाएगा इन दिस सिचुएशन जहाँ पे वो ऑलरेडी जो है एक फ्रंट पे तो यहाँ पे एक सेंट्रल पावर से लड़ रहा है, वॉर के अंदर लिप्त है, और दूसरा अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर भी अगर उनको मास मूवमेंट या फिर ऐसा कोई विद्रोह झेलना पड़ेगा तो हो सकता है वो दोनों साइड से प्रेशर में आए और सेल्फ रूल जो है हमें प्रोवाइड कर दे, स्वराज जो है हमें प्रोवाइड कर दे। तो तिलक और एनी बेसेंट्स के नेतृत्व में यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना होती है। ये एक मास मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाता है टू प्रेशराइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू प्रोवाइड द सेल्फ रूल और डोमिनियन स्टेटस टू द इंडिया। और यहाँ से जब तिलक भी आते हैं, ये भी इनको भी इम्प्रिजनमेंट हो गई थी ना 1911 के अंदर, लेकिन ये 1916 में वापस रिलीज होके आ जाते हैं और वापस अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन विद द न्यू स्ट्रेटजी। अब जो ओल्ड इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी या जो असर्टिव नेशनलिज्म है उसकी जो धारणा है या कॉन्सेप्ट है उसको त्याग दिया और एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ ये आए। उन्होंने कम्प्लीटली वायलेंस को जो है यूज करने से मना किया और वो कंडेम किया यहाँ पे किसी भी वायलेंस वाले एक्ट को कि अगर नेशनलिस्ट द्वारा किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट होता है तो वो इस चीज को कंडेम करते हैं, किसी भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज या ऐसी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करते हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हो या मतलब उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश करें। हम ओनली ब्रिटिश सोवरेनिटी में रहते हुए ही डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ रूल चाहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ ये आए और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की एनी बेसेंट के साथ मिलकर। एनी बेसेंट यहाँ पे एक विदेशी महिला है, आयरलैंड की है, जो ऑलरेडी आयरलैंड वगैरह के अंदर जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से जो वहाँ पे सेल्फ रूल उनको मिला उससे ये एक्सपीरियंस्ड है। और इंडिया में भी आके इन्होंने काफी वर्क किया है एज अ सोशल वर्कर, एज अ पॉलिटिकल वर्कर। तो इनको इंडिया की भी रियल जो स्थिति है वो पता है और ये भी चाहती है कि इंडिया को जो है वो सेल्फ रूल या डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले। तो एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। फिर जो बहुत सारे लोग जो थे नेशनलिस्ट लीडर्स के अंदर जो मॉडरेट से यहाँ पे खफा थे, ठीक है, मॉडरेट्स की एक्टिविटी से, बिकॉज मॉडरेट वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश एंड कहीं से भी कुछ आसार नजर नहीं आ रहे थे कि भाई ब्रिटिश जो है वो विलिंग है टू प्रोवाइड टू गिव द सेल्फ रूल टू इंडिया। तो उन लोगों ने भी यहाँ पे तिलक को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना हो जाती है और सारे जो नेशनलिस्ट थे, मेजोरिटी ऑफ नेशनलिस्ट जो है इस होम रूल लीग का पार्ट बनते हैं। देन यहाँ पे एक मेजर इवेंट होता है 1916 के अंदर, बिकॉज अब मॉडरेट्स भी समझ चुके थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है उससे देश का ये भला नहीं होने वाला है, कुछ भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो दे ऑल्सो रियलाइज कि दिस यूनिटी विल बी कॉस्ट हार्म टू इंडियन इंटरेस्ट। तो मॉडरेट्स भी अपने वो सारे जो गिले शिकवे थे वो यहाँ पे भुला के एक्सट्रीमिस्ट को यहाँ पे सपोर्ट करने लगते। बेसिकली अभी एक्सट्रीमिस्ट नहीं रहे थे, बिकॉज तिलक की लीडरशिप के अंदर तिलक ने खुद ने अभी अपनी जो आइडियोलॉजी है वो वायलेंस बेस नहीं रख के जो मॉडरेट की आइडियोलॉजी थी उस तरह की मतलब सिमिलर, ठीक है, सिमिलर आइडियोलॉजी के साथ जो है वो वर्क करना शुरू किया था। इस वजह से मॉडरेट्स भी अब अपने आप को यहाँ से रिलेटेबल फील कर पा रहे थे एक्सट्रीमिस्ट के साथ, और मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनिटी हो जाती है लखनऊ सेशन के अंदर। कांग्रेस का लखनऊ सेशन होता है 1916 के अंदर, और यहाँ पे देखने को मिलता है इस सेशन के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स की यूनिटी, ठीक है। एक और मेजर डेवलपमेंट होता है इस लखनऊ सेशन के अंदर कि मुस्लिम लीग, जिनको ये ब्रिटिश लोगों ने बंगाल के विभाजन
के समय ये प्रॉमिस किया था कि आपका अलग से जो ईस्ट बंगाल है उसके अंदर आपका अलग से एक रीजन बना के आपको पॉलिटिकल जो डोमिनेशन है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस एरिया के अंदर आपका अधिक होगा और आपके इंटरेस्ट जो है उस एरिया के अंदर सेफ गार्ड हो गए। इस तरह के प्रॉमिस के साथ ये बंगाल विभाजन का प्रोसेस शुरू किया था। लेकिन अंत में 1911 में हमने देखा कि बंगाल के पार्टीशन का जो ये डिसीजन था वो उसको रिवर्स कर दिया गया था, है ना, रिपील कर दिया गया था, जिससे कि मुस्लिम जो थे वो बहुत नाराज हुए थे ब्रिटिश लोगों से। तो ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए खाली क्या किया कि थोड़ा सा कि चलो ये बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, इनको थोड़ा सा खुश करते हैं और दो काम हो जाएंगे कि एक तो जो रिवोल्यूशनरी सेंटर का हॉटबेड है कलकत्ता वो भी यहाँ से शिफ्ट, तो जो हॉटबेड कलकत्ता बना हुआ है वो भी शिफ्ट हो जाएगा और न्यू कैपिटल जो है वो फॉर्मेशन की जाएगी, दैट इज दिल्ली। और दिल्ली को सिंबलाइज किया जाएगा कि ये तुम्हारा मुस्लिम लोगों का ही जो कैपिटल रही हुई है मुगल साम्राज्य की, उसको हम सिंबॉलिक रूप से अपनी कैपिटल बना रहे हैं। यानी ब्रिटिश लोग जो है मुस्लिम लोगों को खुश करना चाहते हैं बाय मेकिंग दिस डिसीजन। पर उनके पीछे उसका क्या रीज़न था वो मैंने अच्छे से समझा रखा है कि यहाँ पे वो ब्रिटेन के प्रिंस जो थे चार्ल्स फिफ्थ है ना, वो आने वाले थे यहाँ पे और उनका विजिट था, और अगर वो कलकत्ता आते तो किस तरह से यहाँ पे होश पोश और केओश मचा हुआ था। तो उसकी वजह से वो जो विजिट थी वो ऐसी अच्छी नहीं जाती। तो सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे अपना ये कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली की तरफ। ठीक है, दिल्ली जो यहाँ पे कोई भी किसी तरह से भी कनेक्ट नहीं था, कलकत्ता से भी बहुत दूर था, और ये किसी भी तरह का रिवोल्यूशनरी या नेशनलिस्ट एक्टिविटी का सेंटर ये नहीं था। यहाँ पे कोई भी नेशनलिस्ट जो एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे नहीं हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिल्ली को कैपिटल बनाने का क्या कारण रहता है वो हमने कवर किया है। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कहते हैं कि 1960 में दो मेजर डेवलपमेंट होते हैं, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की यूनिटी देखने को मिलती है, और लखनऊ पैक्ट होता है साइन बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस, जो हमें देखने को मिलता है फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगर देखने को मिलती है तो वो मिलती है हमें लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1916, और दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन होता है। यानी दोनों अपने जो डिफरेंसेस है उनको एक तरफ करके जो इंडिया के लिए या जो सेल्फ रूल की डिमांड है उसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो जाते हैं, प्लस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स यहाँ पे एक हो जाते हैं। तो फर्स्ट डेवलपमेंट होता है मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट यूनिटी, सेकंड डेवलपमेंट होता है लीग और कांग्रेस यूनिटी। ठीक है, और लीग और कांग्रेस के जो ये यूनिटी है वो ही लखनऊ पैक्ट के नाम से यहाँ पे जानी जाती है। और यहाँ पे आप कहोगे कि भाई मुस्लिम लीग ने क्यों ज्वाइन किया यहाँ पे हैंड, उनके तो मतलब अलग अपने इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट कह दो। तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की जो डिमांड थी ना, जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा कहने की इनको प्रोवाइड करवाने की बात की गई थी, वो इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस फैक्ट को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम जो है उस डिमांड को हम सपोर्ट करते हैं। इस वजह से मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का यहाँ पे हैंड जो है वो ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह से ये लखनऊ पैक्ट साइन होता है 1916 में। फर्स्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, होम रूल लीग की भी स्थापना हो चुकी है, होम रूल मूवमेंट चल रहा है यहाँ पे, और होम रूल मूवमेंट चलता है तब तक जब तक कि गांधीयन लीडरशिप प्रोवाइड नहीं हो जाती इंडियन नेशनल मूवमेंट को। फिर होम रूल मूवमेंट से प्रेशराइज होके और यहाँ पे 1917 तक आते आते देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल पावर है वो यहाँ पे डिफीट हो जाते हैं। जर्मनी वगैरह जर्मनी के ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली वगैरह जो है वो डिफीट होते हैं, सेंट्रल पावर यहाँ पे डिफीट होता है, जर्मनी भी डिफीट होता है, और जो एलाइज पावर है वो यहाँ पे जीतते हैं। ठीक है, और वो जो है अपना यहाँ पे देन यहाँ पे लखनऊ पैक्ट हो जाता है हमारा। तो हमें दो मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट यूनिटी एंड लीग एंड कांग्रेस यूनिटी। ठीक है, सेकेंड डेवलपमेंट।
तो ये एक मेजर इवेंट होता है, ठीक है। इससे नेशनलिज्म की जो सेंटिमेंट्स है या जो इमोशंस है वो और ज़्यादा बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स भी ऐसे होते हैं, इंटरनेशनल सिचुएशन भी जो है इस चीज़ के अंदर रोल प्ले करती है, यानी कि जो नेशनलिज्म की जो स्ट्रीम है उसको और ज़्यादा राइज करने के अंदर इंटरनेशनल सिचुएशन भी रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या चल रहा था, होम रूल मूवमेंट चल रहा था, है ना, नेशनलिस्ट के द्वारा। और इंटरनेशनल सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी कि अब गवर्नमेंट को प्रेशराइज होना पड़ा और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन यहाँ पे की जाती है फॉर टू कन्फर द सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल गवर्नमेंट बाय इंडियंस ऑन इंडिया, ठीक है। तो इंडियंस के द्वारा अपना सेल्फ रूल चलाया जाए, ऐसी डिक्लेरेशन की जाती है, दैट इज नोन एज मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ने सबसे पहले जो सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है उसको वैलिडेट किया। तो फर्स्ट टाइम अगर सेल्फ रूल या इंडिया को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलता है तो वो किस डिक्लेरेशन के थ्रू मिलता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के थ्रू, ठीक है। और मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के साथ ही यहाँ पे जो इंडिया के अंदर है डायरकी इम्पोज की जाती है, यानी डायरकी का सिस्टम चलाया जाता है। ये हमने कवर कर रखा है अच्छे से, क्या होता है डायरकी। वेरियस एक्ट पास्ड इन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाले सेशन के अंदर। तो 1970 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होता है जिससे सेल्फ गवर्नमेंट को कन्फर्म करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आया जाता है। देन 1980 में जब वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के समय तो ब्रिटिश और जो भी अलाइड पावर थी, यूनाइटेड स्टेट एंड इटली एंड जापान वगैरह, वो उन्होंने अपने सपोर्ट बनाने के लिए लोगों के लिए, या जो अपनी कॉलोनीज है उनके सेंटिमेंट्स को गेन करने के लिए या उनके सपोर्ट को गेन करने के लिए ये कहा था कि आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर वी विल कन्फर द डेमोक्रेसी और वी विल एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द आवर colonial state. But when they won the World War फर्स्ट, जब अलाई पावर यहाँ पे जीत जाते हैं, सेंट्रल पावर की डिफीट होती है, तो यहाँ पे दे वर शोइंग लैक विलिंगनेस टू कन्फर डेमोक्रेसी, और वी कैन से कि दे वर लैक विलिंगनेस टू एस्टेब्लिश द डेमोक्रेसी और स्टॉप द कॉलोनियल सिस्टम। तो यहाँ पे जो इंडिया के अंदर नेशनलिस्ट थे उनमें वापस चीज़ें बदलती है। कुछ नेशनलिस्ट थे जिन्होंने इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमें मतलब सेल्फ रूल जो है वो तो करने को मिल रहा है। लेकिन इसमें डायरकी में क्या सिस्टम था, जो सब्जेक्ट्स थे, जो मैटर्स थे, उनको दो भागों में बांट दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर। और ट्रांसफर ऐसे सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के अंदर या ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अंदर ऐसे सब्जेक्ट रखे गए जिनके अंदर मतलब होके भी नहीं होने के बराबर वो पावर थी। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट इस तरह के से जैसे एजुकेशन है, रोड डेवलपमेंट है, या जो म्यूनसिपैलिटी वाले जो जितने भी वर्क होते हैं वो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के वर्क है वो सारे यहाँ पे दे दिए गए। तो इससे क्या मेजर रोल प्ले किया जाता है, वैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वगैरह जो चीज़ें हैं, ये जो मेजर जैसे फॉरेन रिलेशनशिप है या डिफेंस है, ये सारी चीज़ें रिजर्व के अंदर रखी गई। और रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में हुआ करते थे। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में एक शेडो डेमोक्रेसी देने की हमें कोशिश की गई, ठीक है, एक शेडो सेल्फ रूल टाइप या शेडो पावर ट्रांसफर करने की यहाँ पे कोशिश की गई। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे नेशनलिस्ट इस चीज का विरोध करते हैं और कुछ इनका सपोर्ट भी करते हैं। तो मॉडरेट जो थे बेसिकली उन्होंने इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का सपोर्ट किया था, और बाकी जितने भी थे उन्होंने इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन का विरोध किया था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे वापस मॉडरेट और अदर नेशनलिस्ट के अंदर वापस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाता है, और वी कैन से कि वापस डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से मॉडरेट जो है वापस कांग्रेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई रिजोल्यूशन पास नहीं होता है, मतलब कोई एक सहमति नहीं बन पाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस में अमंग द नेशनलिस्ट, और यहाँ से जो मॉडरेट लीडर्स थे वो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को सपोर्ट करते हुए आईएनसी से दूर हो जाते हैं, ठीक है।
तो मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है वो पेश की जाती है 1918 यानी वॉर एंड होने के साथ ही। तो वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1918 में इंडिया के अंदर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ डायरकी इम्पोज की जाती है और इससे ये कहा जाता है कि ये जो रिफॉर्म है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले जाने का एक हमारा पहला कदम है। ठीक है, यानी कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ये चाहते हैं डेमोक्रेसी का। तो इस मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इसके अंदर जो इसकी लाइंस थी जो इसके लिए सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लिखी गई थी, वो बहुत एकदम सोच समझ के लिखी गई थी। कि उसमें लिखा गया था the gradual development of self-governing institution with a view to progressive realization of responsible government of India as an internal part of the British Empire। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, और वो भी कैसा, ग्रेजुअल है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसका सेल्फ जो गवर्नेंस है उसकी डेफिनेशन इसमें रखी गई कि ग्रेजुअल हम पावर ट्रांसफर करेंगे, सडन पावर ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। तो शब्दों को बहुत अच्छे से यहाँ पे प्ले किया गया और मॉडरेट ने सपोर्ट किया, लेकिन अदर नेशनलिस्ट ने इस चीज का सपोर्ट नहीं किया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला और मॉडरेट जो थे वो यहाँ से फिर वापस आईएनसी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है 1918 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के साथ ही भारत में लाया जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अगर हम 1917 की बात करें तो गांधी जी का भी यहाँ पे साथ साथ पैरेलल जो सत्याग्रह और ये चीजें हैं वो चल रही थी, यानी कि जो इनएक्टिव पैसिव पॉलिटिक्स है वो चल रही थी। तो जैसे 1970 में चंपारण सत्याग्रह है, 1980 में खेड़ा मूवमेंट और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, तो ये पैरेलल यहाँ पे चल रहे थे। तो यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पास हो गया। लिबरल्स जो मॉडरेट्स थे वो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और ऑल इंडिया लिबरेशन फ्रंट का गठन करते हैं। ठीक है, बाय सपोर्टिंग द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड को रिफॉर्म करने के साथ ही आईएनसी से अलग हो जाते हैं और इसी के साथ मॉडरेट्स क्या कहलाने लगते हैं बाद में, लिबरल। ठीक है, लिबरल कहा जाता है उन्हें। तो उसके अंदर जो मेजर अगर नेशनलिस्ट देखें हम तो एसएन बनर्जी और टीबी सापड़ू। तो यहाँ से अब वापस मॉडरेट्स जो है आईएनसी से अलग हो चुके हैं और अपना एक अलग से फ्रंट बना चुके हैं, दैट इज नोन एज ऑल इंडिया लिबरेशन फ्रंट। अब यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के डिक्लेरेशन के साथ साथ ही और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सेम कैसा है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म जैसा, जो 1909 के अंदर है, जिसके अंदर भी ये कोशिश की गई है कि मॉडरेट्स जो सेक्शन है नेशनलिस्ट का उसको अपीज किया जाए या उसको खुश किया जाए। वैसे ही यहाँ पे कुछ नेशनलिस्ट जो मॉडरेट आइडियोलॉजी के थे उनको अपीज करने के लिए वापस जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसीलिए मॉडरेट्स ने इसका सपोर्ट किया, अदर नेशनलिस्ट ने इसका विरोध किया। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ ही बाय अपीजिंग द मॉडरेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिप्रेशन भी करना शुरू कर दिया, सेम जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अंदर किया गया। 1907 में स्प्लिट होने के साथ ही इनको तो मॉडरेट्स को तो खुश कर दिया गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करके, और एक्सट्रीमिस्ट पे जिस तरह से सप्रेशन शुरू किया था उसी तरह से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में जिन नेशनलिस्ट ने या जिन मॉडरेट्स या जो लिबरल कहलाते हैं उनको खुश कर दिया गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा, और बाकी जो अदर नेशनलिस्ट थे उनके साथ रिप्रेशन वाली पॉलिसी अपनाई गई, जिसका मेजर एक रिजल्ट निकलता है आपके रॉलेट एक्ट। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट को पास किया गया कि एक तरफ तो यहाँ पे मॉडरेट्स को यहाँ पे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जैसे लोग जो कैरेट एंड स्टिक वाली जो पॉलिसी है इनकी, कैरेट एंड स्टिक, एक हाथ में गाजर देना और दूसरे पे छड़ी रखना, तो इस तरह से वही के मॉडरेट को तो यहाँ पे कैरेट दी जा रही है और जो अदर नेशनलिस्ट है उनको यहाँ पे सप्रेस किया जा रहा है। तो रॉलेट एक्ट पास होता है जिसके अंदर किसी को भी किसी भी तरह की अगर गवर्नमेंट के विरोध में कोई एक्टिविटी करता हुआ पाया गया है ना, उसको शक के आधार पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है विदाउट दी एनी ट्रायल और मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के
बिना भी उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। इसके अंदर मेजर रॉलेट एक्ट के अंदर जो हेबियस कॉर्पस होती है, अपना राइट जो होता है हेबियस कॉर्पस, उसको भी यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है। यानी शक के आधार पर जो है गिरफ्तारी यहाँ पे शुरू होने लगी। तो रॉलेट एक्ट एक बहुत ही ज्यादा सप्रेसिव नेचर का एक्ट था, जिसका विरोध जो है जगह जगह पे इंडिया में होने लगा। इसका विरोध गांधी जी ने भी किया। गांधी जी ने भी इसके लिए रॉलेट सत्याग्रह जो है वो रखा था इसके विरोध के लिए। यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो है गांधी जी ने मास स्ट्राइक रखने की बात कही थी। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने यहाँ पे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह रखा था। और इसी तरह से जब जगह जगह पे इसके खिलाफ विरोध हो रहे थे, तो वैसा ही एक विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग के अंदर, और पीसफुल वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी सत्याग्रह वहां पे परफॉर्म किया जा रहा था। और वहां पे ही जनरल डायर नामक का एक पुलिस जो ऑफिसर था, उसने जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रही पब्लिक थी उसके ऊपर फायरिंग करने का आदेश दे दिया, और एक बहुत बड़ा मैसेकर वहां पे हो जाता है। कई लोग वहां मारे जाते हैं, और इस एक बड़ा जो कहते हैं हत्याकांड जो है वो यहाँ पे किया जाता है ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। ठीक है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा जो यहाँ पे एक्ट ऑफ डायर की इस्टेब्लिश की जाती है, उसके अगेंस्ट भी सारी चीजें हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जो 1919 के बाद हुई है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट का इंट्रोड्यूस करना, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होना, फिर खिलाफत इश्यू आ जाना, इसको हम कवर करेंगे। खिलाफत मूवमेंट के अंदर क्या है खिलाफत इश्यू? बेसिकली वही के जैसे ब्रिटिश लोगों ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय के पहले अब सपोर्ट गेन करने के लिए, अपनी कॉलोनीज के लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए ये कहा था कि हम वर्ल्ड वॉर एंड जो वॉर है वो एंड होने के बाद जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको अबॉलिश करके जितनी भी कॉलोनीज है उनको फ्री करके डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद क्या होता है, डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे जो डिफिटेड पावर्स थी, जो सेंट्रल पावर थी जर्मनी वगैरह, उनकी जो कॉलोनीज है उनको आपस में बांटा जाने लगता है। जो विक्टोरियस होते हैं अलाई पावर, ठीक है, तो सेंट्रल पावर की जो कॉलोनीज है वो अलाइज पावर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, एज ए मतलब खुद को प्राइज देने के लिए कि हम लोग वॉर को जीते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दे वांट टू सेफगार्ड देयर इंपीरियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सेंट्रल पावर की जितनी भी जो डिफिटेड पावर थी उनकी जितनी भी कॉलोनीज थी, अब वो विक्टोरियस पावर जो है यानी अलाइज पावर जो है ब्रिटेन वगैरह, वो आपस में बांट रहे हैं, फ्रांस वगैरह जो थे वो आपस में बांट रहे हैं। तो ऐसे ही होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर वॉर के पहले यहाँ पे इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट गेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि वॉर एंड होने के साथ ही ऑटोमन एम्पायर की जो प्रेस्टीज है, जो उनका जो डेजिग्नेशन है कैलिफ का, कैलिफ जो उनका रिलीजियस हेड होता है मुस्लिम लोगों का, उसके जो डेजिग्नेशन है उसके अंदर कोई भी डिसइंटीग्रेशन या उसके जो कैलिफ की पावर है उसको रिड्यूस नहीं किया जाएगा, यानी ऑटोमन एम्पायर जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ये कहा गया था। लेकिन जीतने के बाद अलग चेहरा देखने को मिलता है इनका, इन्होंने ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू कर दिया। तो यहीं से शुरू होता है खिलाफत इश्यू। ठीक है, जो इंडियन मुस्लिम थे वो इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ जो है इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, टू शो देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो इंडियन मुस्लिम यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट चलाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द इशू ऑन द इशू ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और ये सारे इवेंट जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग मैसेकर है, खिलाफत इशू है, इन सारे चीजों ने है गांधी जी की जो थिंकिंग है वो कंप्लीटली चेंज कर दी। और गांधी जी यहाँ से 1919 के बाद से फिर 1920 के अंदर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट विद दिस खिलाफत इश्यू। ठीक है, खिलाफत यानी नॉन कॉर्पोरेशन,
मुस्लिम अगर उर्दू लैंग्वेज में कहे तो खिलाफत यानी नॉन कॉर्पोरेशन। तो इसी के साथ ही अपना नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करके इंडिया में एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भाग लेते हैं और यहीं से 1920 में ही बिकम अ नेशनल लीडर। और यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो अपने थर्ड फेज में एंटर कर जाता है, जिसके अंदर कंप्लीट गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी रहती है ओवर द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स कोर्स। तो 1920 के बाद से जो पॉलिटिकल पैसिविटी थी वो एंड हो जाती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लॉन्च करने के साथ ही, बिकॉज हमने 1907 से देखा, ठीक है, 1916 के अंदर लखनऊ पैक्ट के साथ फिर यूनिटी आती है, कुछ संभावना दिखती है कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी आई है, लेकिन वापस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आने के साथ ही यहाँ पे ये एक्टिविटी वापस पैसिविटी में बदल जाती है, बिकॉज मॉडरेट वापस अलग हो जाते हैं और यहाँ से ही वो लिबरल कहलाना शुरू होते हैं, ठीक है। तो 1907 से अगर 1920 तक का पूरा पीरियड देखें तो ये पॉलिटिकल पैसिविटी का ही पीरियड था। इसको ब्रेक किया गया बाय गांधी जी एंड बाय लॉन्चिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और अब 1920s के बाद तक 1947 तक हम देखते हैं तो गांधीयन आइडियोलॉजी प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ तक का हमने एक ओवरव्यू देखा किस तरह से जो इवेंट्स थे वो हुए और जिनके रिस्पॉन्स में जो चीजें थी वो वापस हुई। तो अब स्टार्ट करते हैं हम होम रूल मूवमेंट। तो इसके कॉजेज देख लेते हैं, क्या कारण रहे होम रूल मूवमेंट का इंडिया में होने के। तो यहाँ पे मेन जो कारण था वो था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो है इंडियन लोगों की जो मिजरी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्रीज को भी सेटबैक मिलता है, सप्लाईज हो नहीं रही थी, जो भी प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक नहीं रहे थे, तो इंडियन इंडस्ट्रीज को सेटबैक मिलता है। हैवी टैक्सेशन यहाँ पे लिवाई किए जा रहे थे ऑन इंडियन पब्लिक, बिकॉज वहां पे ब्रिटेन जो है वॉर के अंदर था और वॉर के अंदर चाहिए थी मनी। तो वो अपने मनी को कहाँ से जनरेट करेगा, जो अपनी कॉलोनीज है वहां से जनरेट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यू, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड अदर सरचार्जेस, ठीक है। तो बिकॉज कॉलोनीज उनके इनकम का सोर्स था, तो कॉलोनीज के जो जितने भी, इवन नॉट ओनली इन इंडिया बट इवन इन अफ्रीका सेम हाल था। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी जो वैसे भी जो पब्लिक है वो पुअर कंडीशन में ही रहती थी और वर्ल्ड वॉर 1 के कारण और ज्यादा हैवी टैक्सेशन उनके ऊपर लिवाई किए जाते हैं। जितने भी कमोडिटीज थी उनकी प्राइस इंक्रीज हो गई थी, बिकॉज सप्लाई नहीं हो रही थी, सप्लाई जो है वो अवरुद्ध हो चुकी थी। तो कमोडिटीज प्राइस इंक्रीज होने के साथ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका प्रभाव जो है, जिसका इम्पैक्ट है वो लोगों के बजट पे पड़ रहा था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण जो है इंडियन लोगों की जो मिजरी है उसके अंदर इंक्रीमेंट होता है। तो इसके कारण जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऑब्वियसली यहाँ पे अपना रिसेंटमेंट शो करती है थ्रू दिस होम रूल मूवमेंट। देन यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के द्वारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट होने के पहले जो वादे किए गए थे कि हम जो है डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करेंगे, कॉलोनियल सिस्टम को अबॉलिश करेंगे, तो अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे इस वॉर के अंदर तो हम आपको आपका सेल्फ जो रूल है, सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो किए गए प्रॉमिस थे उनका यहाँ पे नेग्लिजेंस देखने को मिलता है ना। इंडियन लीडर्स को पता चल गया था क्लियरली कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह का रियल कंसेशन देने को तैयार नहीं है अनलेस हम कोई पॉपुलर प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट ना कर दे। इस वजह से यहाँ पे जो लोकमान्य तिलक है और अदर नेशनलिस्ट है उन्होंने इस चीज को समझा और एक रियल मास पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो क्रिएट किया, जो होम रूल मूवमेंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। देन फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म के साथ ही डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आती है ना। 1909 का जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर भी बस मॉडरेट्स लोगों को अपीज करके कोई भी रियल पावर है या जो रियल कंसेशन है वो इंडियन को ट्रांसफर नहीं की गई। तो इस वजह से यहाँ पे मॉडरेट पॉलिटिक्स की फेलियर देखने को मिलती है। इस वजह से भी जो मासेस थी या जो अदर नेशनलिस्ट या लीडर्स थे वो यहाँ पे रिसेंटमेंट शो करते हैं अपना और
होम रूल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तिलक को ज्वाइन करके, ठीक है। जो मॉडरेट की पॉलिटिक्स से यहाँ पे नाराज थे, अब उनको वैसे भी 1907 के बाद से पॉलिटिकल पेसिविटी हो ही रही थी, तो किस चीज को ज्वाइन करे, तो फिर एक होम रूल मूवमेंट इस पेसिविटी को ब्रेक करने के लिए लोकमान्य तिलक ने स्टार्ट किया कि एटलीस्ट ये पॉलिटिकल इनएक्टिविटी जो है वो ब्रेक हो और इंडिया के अंदर वापस कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, सो दैट कि गवर्नमेंट प्रेशराइज होके हमें स्वराज या जो सेल्फ रूल है वो प्रोवाइड करे। तो इस वजह से तिलक ने यहाँ पे होम रूल मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया था। तो बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने तिलक को ज्वाइन किया यहाँ पे, बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी और नॉट सेटिस्फाइड विद द मॉडरेट पॉलिटिक्स, है ना। जो हमने देखा, ये डिस्कस किया है अच्छे से किस तरह से मॉडरेट पॉलिटिक्स यहाँ पे फेल हो जाती है टू गेन द नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। और सेकेंड यहाँ पे इंटरनेशनल सिचुएशन, दैट इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसने यहाँ पे मिथ जो ब्रेक कर दिया किस चीज का, वाइड सुपीरियरिटी का। पहले ये समझा जाता है कि जो ब्रिटिश है उनको हराना बहुत ही मुश्किल है, या जो यूरोपियन है या उनको हराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर यहाँ पे हमें ऑल ओवर दी, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने को मिलता है, और इन वाइड सुपीरियरिटी को अलाइज पावर जैसे जर्मनी है, इनके द्वारा जो है बहुत अच्छे से चैलेंज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि व्हाइट मैन प्रेस्टीज जो है, ये नोशन जो है, ये ब्रेक होता हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर इंटरनेशनल सिचुएशन के अंदर एक और रोल प्ले करता है जो रशियन रिवॉल्यूशन। 1917 के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर जारिस्ट जो मोनार्की थी या जो जारिस्ट सिस्टम था उसको अबॉलिश करके, जो जारिस्ट जो सिस्टम था उसको अबॉलिश करके यहाँ पे सोशलिस्ट नहीं कहेंगे, कम्युनलिस्ट कह दो यहाँ पे, कम्युनिस्ट जो सिस्टम है उसको एस्टेब्लिश किया गया। यानी बेसिकली जो मोनार्की है या जो ऐसा पावर है जो आपका एक्सप्लॉयटेशन करता हो, उसको यहाँ पे खत्म करके लोगों ने पावर अपने हाथ में ली। तो ये रशियन रिवॉल्यूशन ने भी इंडियन जो नेशनलिस्ट थे उनको इंस्पायर किया और यहाँ पे होम रूल मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए उनको यहाँ पे प्रेरित किया। फिर इसका मेजर कॉज रहता है एक लखनऊ पैक्ट, जिसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लीडर है उन्होंने अपने जो हैंड्स है वो ज्वाइन किए, बिकॉज मुस्लिम लीग जो है वो ऑल्सो वॉज नॉट हैप्पी विद द प्रॉमिस विच मेड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो मुस्लिम लीग भी यहाँ पे रिसेंट नाराज होके बैठी थी, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो इश्यूज है उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी बेसिकली जो नेशनलिस्ट इश्यू थे उनको सपोर्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को यहाँ पे एक बार के लिए इन्होंने बुला दिया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग का जो मेजर एक पार्लियामेंटो रिफॉर्म के द्वारा जो उनको प्रोवाइड करवाया जाना था, सेपरेट इलेक्टोरेट, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, इलेक्शन होंगे 1922 के बाद में जाके, ठीक है। 1922-23 के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन हो गए तब ये सेपरेट इलेक्टोरेट उनको प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन इसके अंदर जस्ट डिक्लेरेशन हुई थी पार्लियामेंटो रिफॉर्म के अंदर। तो मुस्लिम लीग के जो इस इश्यू था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया या मान लिया। इस वजह से मुस्लिम लीग भी कंफर्म हो गई और मतलब सेटिस्फाई हो गई कि चलो हम अब दोनों अपने जो पुराने इश्यूज हैं उनको भुला के, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है मुस्लिम और हिंदू का, ये भुला के हाथ जो हाथ है वो मिलाते हैं और नेशनलिस्ट इश्यूज को फ्रंट पे रखते हैं। फिर यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यूनिटी भी हमें देखने को मिलती है। मॉडरेट ने भी ये सोच लिया कि अलग अलग रहने से कोई भी मेजर प्रेशर जो है ब्रिटिश के ऊपर क्रिएट नहीं किया जा सकता, इस वजह से अच्छा है कि हम एक साथ मिलके नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करें, ठीक है। तो ये कॉज रहता है। देन यहाँ पे रोल ऑफ तिलक मेजर रोल प्ले करता है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग, ठीक है, या वी कैन से स्टार्टिंग ऑफ द होम रूल मूवमेंट। तिलक और एनी बेसेंट का मेजर रोल यहाँ पे रहता है। 1914 के अंदर तिलक जो है वो जो जेल है, प्रिजन है, अपने कैद से आजाद हो जाते हैं। जो उनको 6 ईयर की पनिशमेंट या 6 ईयर का जो इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था सेडिशन चार्ज लगा के आफ्टर द अलीपुर बॉम्ब केस। और अब 1914 में वो आ चुके हैं
और इसी के साथ ही जो पहले असर्टिव नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, यानी वायलेंस की जो एक्टिविटीज है उनको सपोर्ट करते थे, अब इनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी काफी चेंज आ चुका है, ठीक है। तो इन्होंने वापस री एंट्री की विद द मॉडिफाइड पॉलिटिकल व्यूज एंड ही डिनाइड ही द वायलेंस एक्शन एंड कि किसी भी तरह का वायलेंस एक्शन को वो इंटरटेन नहीं करेंगे इन द कोर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि ये इंटेंशन रखता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से ओवरथ्रो करना है, हमें सिर्फ सेल्फ रूल चाहिए अंडर द ब्रिटिश सुजरेंटी, ठीक है। तो ये इस नोशन के साथ तिलक ने पॉलिटिक्स के अंदर वापस री एंट्री की। 1915 का समय आता है और जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया, इसी होप के अंदर कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो वो हमें स्वराज जो है वो कन्फर्म कर देंगे, या जो स्वराज है हमें स्वराज डिक्लेयर कर देंगे, या स्वराज या पावर ट्रांसफर है वो कर देंगे। तो इस वजह से तिलक ने भी 1915 में पूना के अंदर प्रोविंशियल कांग्रेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया और वहां पे ये डिक्लेयर किया कि इंडिया का इंटरेस्ट जो है वो ये है कि ब्रिटेन जो है ये वॉर जीते, ठीक है। और उसके पीछे उनकी क्या आशा थी, क्या होप थी कि इस कारण जब हम उनको सपोर्ट करेंगे तो इस ग्रेटिट्यूड के बदले हमें जो स्वराज है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे तिलक ने 1915 में पूना के अंदर ये डिक्लेरेशन की कि हम सभी नेशनलिस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। Then he condemned the act of violence, as I said कि he modified his political view, that's why he condemned all kind of violence activity or any way of, और पॉलिटिकल प्रोग्रेस के अंदर किसी भी तरह की इस तरह की एक्टिविटीज को उन्होंने सपोर्ट करने से मना कर दिया। तो वायलेंस यहाँ पे नहीं करना है, या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने जैसे नोशन थे उनको यहाँ पे ये कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं। देन ही ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। इसका नतीजा निकलता भी है लखनऊ पैक्ट के रूप में। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह ये सब तिलक के साथ यहाँ पे जो हैंड ज्वाइन करते हैं और मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है रीस्टोर्ड होती है फर्स्ट टाइम। और इसी के साथ ही अप्रैल 1916 में वो होम रूल लीग की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इसका मेन एम क्या रहता है, होम रूल या स्वराज या सेल्फ रूल कह सकते हैं हम। तो 1916 में अप्रैल 1916 में यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की जाती है बाय तिलक के द्वारा। देन यहाँ पे रहता है रोल ऑफ एनी बेसेंट का। तो उन्होंने यहाँ पे यूरोपियन पॉलिटिकल जो मेथड्स थे उनको इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर, बिकॉज शी वॉज अवेयर और शी वॉज विटनेस द आयरिश रिवॉल्यूशन एंड ऑल। वो आयरिश महिला ही थी, खुद भी एक एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड से बिलोंग करती थी, तो आयरिश रिवॉल्यूशन की वो चश्मदीद यहाँ पे गवाती। तो जिस तरह से आयरलैंड के अंदर जो रिवॉल्यूशन हुए और डेमोक्रेसी स्थापित हुई, तो उस आइडियाज को, उन मेथड्स को यहाँ पे एनी बेसेंट ने इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल में भी इंट्रोड्यूस किए। तो एनी बेसेंट जो है 1893 के अंदर इंडिया में आती है और वो अपना मेजर ऑफ द लाइफ का जो पीरियड है वो यहाँ पे सोशल और एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के वर्क के अंदर बिताती है, यानी बेसिकली वो सोशल वर्कर का यहाँ पे काम करती है। और वो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड के रूप में भी वर्क करती है, ठीक है। अब हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह अच्छे से कवर की है ना सोशल रिफॉर्म के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इंडिया में रहते रहते उसने ये रियलाइज किया कि कोई भी रियल प्रोग्रेस है, नो रियल प्रोग्रेस वी कैन अचीव विदाउट दी सिक्योरिंग द सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट या हमारे हाथों में अगर किसी तरह की भी पावर नहीं है तो हम किसी तरह की भी प्रोग्रेस की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ये चीज एनी बेसेंट ने यहाँ पे रियलाइज की और खुद को फिर इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर प्लंज कर दिया, यानी कि उसने भी यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल के अंदर या इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया।
and she also supported the cause of self government. और उसने ये भी कहा कि जो मॉडरेट्स उस समय जब बंगाल का पार्टीशन वगैरह हो रहा था, या वी कैन से कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, एक ऑल इंडिया या पान इंडिया पॉलिटिकल फोरम की स्थापना हुई और मॉडरेट उस समय इस चीज को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने नेशनल इश्यू को या नेशनल जो सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड क्यों नहीं किया, नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड क्यों नहीं किया? इसका मतलब दे वर वेरी वीक टू सिक्योर द सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो इस वजह से एनी बेसेंट ने यहाँ पे ये कमी बताते हुए मॉडरेट्स की होम रूल मूवमेंट को स्टार्ट किया इन 1940। और इस मूवमेंट का भी एम क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो यानी कि ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पे ओवरथ्रो करने की बात नहीं की गई है। होम रूल मूवमेंट का एक ही मकसद था, स्वराज हासिल करना, या सॉरी सेल्फ रूल हासिल करना, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, और विद इन द ब्रिटिश एम्पायर हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं, ये एम रहा। तो होम रूल मूवमेंट के प्रोग्राम में अगर देखें तो रिलीजियस लिबर्टी है ना, मतलब सेक्युलरिज्म को यहाँ पे फॉलो किया जाए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, कोई भी यहाँ पे रिलीजियस रिजिडिटी यहाँ पे नहीं दिखाई जा रही है, ठीक है, यानी कि खाली हिंदू सिंबॉलिक वगैरह यूज करना, जैसे कि अर्ली नेशनलिस्ट मूवमेंट में किए गए थे बाय एक्सट्रीमिस्ट, देख लो, है ना। लेकिन इस होम रूल मूवमेंट के अंदर इन चीजों को थोड़ा सा दूर रखा गया और रिलीजियस लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे एम्फेसाइज किया गया, देन नेशनल एजुकेशन के इश्यूज को भी यहाँ पे एड्रेस किया गया, सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। देन हम आते हैं सितंबर 1916 के अंदर। जैसे अप्रैल 1916 में तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी, वैसे सितंबर 1916 के अंदर एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की थी एज अ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मॉडरेट ने और या वी कैन से जो नेशनलिस्ट थे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने मना कर दिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई भी अदर नेम से कोई भी ब्रांच नहीं होगी, है ना, होम रूल मूवमेंट के नाम से अदर कोई ब्रांच नहीं होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर वर्क करेगी तो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में वर्क करेगी, इसकी कोई भी ब्रांच हमें नहीं चाहिए। तो मॉडरेट्स या इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेशनलिस्ट ने यहाँ पे मना करने के बाद इंडिपेंडेंटली एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एनी बेसेंट ने यहाँ पे सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग होता है सितंबर में 1916, सेम समय रहता है, और एनी बेसेंट और तिलक का जो है यहाँ पे रहता है अप्रैल के अंदर, यानी तिलक वाली जो होम रूल लीग है वो पहले स्थापित होती है, ठीक है ना। देन यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के अंदर गदर म्यूटिनीज भी हो रही थी, वो भी एक मेजर कॉज था, ठीक है ना, इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की भावना को लेके। तो गदर म्यूटिनी और इसके सप्रेशन ने ऑलरेडी ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कि पब्लिक जो है वो नाराज थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो वो भी होम रूल जो भी लोग नाराज थे इस चीज से, बिकॉज इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास करके यहाँ पे रिप्रेसिव मेजर्स अपनाए गए थे अगेंस्ट दिस और म्यूटिनी या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के अगेंस्ट। तो यहाँ पे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 जो है वो मेजर कॉज होता है ऑफ द पब्लिक रिसेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये सारे कॉज रोल प्ले करते हैं टू लॉन्च द होम रूल मूवमेंट। तो हमें यहाँ पे दो फैक्शन देखने को मिलते हैं होम रूल लीग के, एक होम रूल लीग तिलक की और एक होम रूल लीग जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट की गई। तिलक वाली होम रूल लीग जो है वो अप्रैल 1916 में स्टैब्लिश की जाती है, ठीक है, और एनी बेसेंट वाली जो है वो सितंबर 1916 में स्टैब्लिश की जाती है और इसकी स्थापना की जाती है मद्रास के अंदर, ठीक है, करंटली चेन्नई। और मद्रास के साथ साथ भी जो रेस्ट ऑफ इंडिया था उसके अंदर भी इसकी वेरियस ब्रांचेस थी, लगभग 200 के करीब यहाँ पे ब्रांचेस रहती है एनी बेसेंट की होम रूल लीग की, जो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे वर्क करती है। लेकिन जो तिलक की यहाँ पे लीग होती है होम रूल लीग, उसका हेडक्वार्टर होता है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, और जो वेस्टर्न इंडिया का जो मेजर पार्ट है जैसे कि कर्नाटक वगैरह, वो इस लीग के द्वारा यहाँ पे
कवर किया जाता है। तो तिलक की जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ ज्यादा रहती है, जबकि एनी बेसेंट का जो है वो मद्रास से लगा के ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया जो है इसकी ब्रांचेस रहती है। तो तिलक की लीग का हेडक्वार्टर रहता है पूना के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और एनी बेसेंट का रहता है मद्रास के अंदर। तो तिलक्स लीग वाज लिमिटेड टू बेरार, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस जो अभी मध्य प्रदेश कहलाता है वो, एंड महाराष्ट्र एरिया। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे जो है बॉम्बे जो सिटी है, मेन सिटी, वो एक्सक्लूड रहती है फ्रॉम दी तिलक्स लीग। लेकिन यहाँ पे एनी बेसेंट की जो लीग थी, होम रूल लीग, उसने बॉम्बे सिटी को भी यहाँ पे कवर कर रखा था। मद्रास, ऑल ओवर इंडिया प्लस बॉम्बे सिटी। तो बॉम्बे सिटी के अंदर जो वर्क कर रही थी लीग वो थी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। तो तिलक की जो होम रूल लीग है उसके अंदर खाली कितनी ब्रांचेस है? 6 ब्रांचेस है यहाँ पे। और जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग है उसके ऑलमोस्ट 200 ब्रांचेस है। तो इस तरह से 6 ब्रांच को मैनेज करना इजी है, और जो एनी बेसेंट की 200 ब्रांचेस है उनको थोड़ा सा मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता था। इस वजह से अगर तिलक के होम रूल लीग से कंपेयर किया जाए तो एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है वो पुअरली ऑर्गेनाइज थी। ठीक है, तो ये होम रूल लीग जो तिलक की होम रूल लीग है, उन्होंने क्या यहाँ पे डिमांड रखी? वही सेम, दोनों की होम रूल लीग का सेम डिमांड था कि वर्नाकुलर एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाए, लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, और स्वराज या सेल्फ रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए इंडिया में बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये डिमांड होम रूल लीग के द्वारा रखी गई इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन फिर एनी बेसेंट के अगर हम देखें तो एनी बेसेंट की जो लीग थी उसके प्राइमरी कंट्रीब्यूटर जो थे वो थे जॉर्ज ऑरेंडेल। तो जॉर्ज ऑरेंडेल जो थे वो इसके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। फिर B.W. वाडिया, C.P. रामास्वामी अय्यर एंड सर S. सुब्रमण्य अय्यर। ठीक है, तो ये जो थे इस लीग के प्राइमरी कंट्रीब्यूटर थे। ठीक है, जो इसको फंड भी प्रोवाइड करवाने का काम करते थे। देन अगर बात करें न्यूज़पेपर और जर्नल्स जिनके द्वारा इन्होंने अपने आइडियाज को इंसेमिनेट किया अमंग दी मासेस, तो देखे तो तिलक के द्वारा जो है मराठा और केसरी 2 न्यूज़पेपर जो है वो चलाए जाते थे। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये हमने अच्छे से कवर किया है वर्नाकुलर प्रेस के अंदर, कि मराठा और केसरी दोनों में से कौन इंग्लिश लैंग्वेज में है और कौन मराठी लैंग्वेज में है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये आपका होमवर्क होगा। देन अगर एनी बेसेंट के द्वारा न्यूज़पेपर और जर्नल्स देखे तो वो थे न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। और एक होम रूल लीग के द्वारा एक और न्यूज़पेपर चलाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना, जिसको इतना मैं हिंट दे देती हूँ, आपको आसानी रहेगी आंसर करने में, कि जो चलाया गया तो होम रूल लीग के द्वारा था, स्टार्ट होम रूल लीग के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में गांधी जी जो है उसके एडिटर बन जाते हैं और गांधी जी के लिए वो एक मेन सोर्स हो जाता है फॉर दी डिसेमिनेट दी गांधीयन आइडियाज अमंग दी मासेस। तो वो आप बताना मुझे उस न्यूज़पेपर का क्या नाम है यहाँ पे, जो स्टार्ट तो होम रूल लीग के द्वारा किया गया, लेकिन बाद में गांधी जी उसके एडिटर बन जाते हैं और गांधी जी के लिए वो एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है टू डिसेमिनेट हिज आइडियाज अमंग द मासेस। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल मूवमेंट देखें तो मेन उनके ऑब्जेक्टिव था इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस प्रोवाइड करवाना, यानी कि पावर शेयरिंग करना। डोमिनियन स्टेटस मतलब पावर शेयरिंग करना। देन यहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन एंड रिफॉर्म्स अमंग द मासेस, प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रू प्रोटेस्ट, पेटिशंस, पॉलिटिकल एक्टिविज्म टू इंक्रीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रांट मोर राइट्स एंड फ्रीडम्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें ज्यादा समझाने का नहीं है, एज इट इज है, सब मैंने समझाया हुआ है आपको यहाँ पे ऑलरेडी, कि जैसे तिलक ने अपनी आइडियोलॉजी बदल दी, वायलेंस एक्टिविटीज को यहाँ पे बैन कर दिया गया या वायलेंस एक्टिविटीज को कंडेम करना शुरू कर दिया, तो थ्रू प्रोटेस्ट है, पिटीशन, जो ऑलरेडी पहले अर्ली मॉडरेट्स के यहाँ पे मेथड्स होते थे, पॉलिटिकल मेथड, वो यूज करना यहाँ पे शुरू कर दिया। पॉलिटिकल एक्टिविटीज को शुरू किया, लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना शुरू किया।
और इंडियंस को और ज़्यादा राइट्स एंड फ्रीडम्स दी जाए इन द मैटर ऑफ पॉलिटिकल और सोशल जो भी है, यानी कुल मिला के जो है पावर को ट्रांसफर किया जाए टू द इंडियंस। जो हायर सर्विसेज है वहाँ पे इंडियंस को रिक्रूट किए जाए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र होता है, यहाँ पे हमने कवर कर रखा है, आप जाके देखिएगा। वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाले सेशन के अंदर अच्छे से वहाँ पे हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को कवर कर रखा है। तो ये सारी डिमांड जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है ऑफ द होम रूल मूवमेंट। एंड देन मेन काम होता है होम रूल मूवमेंट का पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिस्टोर करना, जो कि पॉलिटिकल पेसिविज्म चल रहा था बिकॉज ऑफ द स्प्लिट इन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। और जब तक गांधी जी नहीं आ जाते 1920 तक, तब तक पॉलिटिकल एक्टिविज्म ही पेसिविज्म ही रहता है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटी को या पॉलिटिकल पेसिविज्म को यहाँ पे खत्म करने के लिए तिलक के द्वारा ये एक एफर्ट किया गया था कि नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पेस है ये बना रहे, उसको कंटिन्यू रखा जाए, कहीं ये अपना जो रिलेवेंस है वो लॉस्ट ना कर दे इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसलिए ये तिलक के द्वारा एक एफर्ट था होम रूल मूवमेंट के रूप में, जिसने पॉलिटिकल एक्टिविटी को वापस रिस्टोर किया और पॉलिटिकल पैसिविज्म को यहाँ पे खत्म किया। तो ये ऑब्जेक्टिव से शुरू हुआ था होम रूल मूवमेंट। तो जगह जगह पे यहाँ पे होम रूल मूवमेंट के द्वारा इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे। फिर वहां से गदर म्यूटिनी जो है वो भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रही थी, है ना, 1913 का पीरियड है। तो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर गदर म्यूटिनी भी यहाँ पे हो रही थी। रॉलेट एक्ट पास हो चुके थे, इंडियन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 यहाँ पे पास हो चुका था। तो होम रूल मूवमेंट जैसे ही यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना शुरू होता है तो इट्स अट्रैक्ट द गवर्नमेंट्स अटेंशन ऑफ द रिप्रेशन। तो इस वजह से अब हम देखते हैं रीजन बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ होम रूल मूवमेंट। तो क्या रहते हैं वही सेम, जैसे कि जैसे ही यहाँ पे मास मूवमेंट होता है इंडिया के अंदर, वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेशन यहाँ पे चालू हो जाता है। बिकॉज वॉर का समय चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो जो कि ब्रिटिश अथॉरिटी को यहाँ पे चैलेंज करे। तो उसको यहाँ पे चाहे छोटी से छोटी भी म्यूटिनी हो या छोटी से छोटी भी मूवमेंट हो, उसको यहाँ पे क्रश करने की कोशिश की जा रही थी, सो दैट कि अपनी कॉलोनी के या इंपीरियल इंटरेस्ट को ये सेफगार्ड कर सके। अदरवाइज ये यहाँ पे वीक थे एनीवेज, वॉर के अंदर होने की वजह से इनकी पोजीशन वैसे भी वीकन होती जा रही थी। और इंडिया के अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इसको अगर टेक इट एज अ ग्रांट लिया इस मूवमेंट को, होम रूल मूवमेंट को, तो हो सकता है ये ब्रिटिश अथॉरिटी को इंडिया के अंदर चैलेंज करना शुरू करे और या फिर ओवरथ्रो भी कर दे। इस वजह से जैसे ही ये मास मूवमेंट होने लगते हैं, यहाँ पे जगह जगह पे स्ट्राइक होती है, पिटिशन फाइल की जाती है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये गवर्नमेंट का जो फोकस है या गवर्नमेंट का जो अट्रैक्शन है, जो गवर्नमेंट का ध्यान है वो अपनी तरह अट्रैक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिप्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट कर दी। तो हार्श रिप्रेसिव पॉलिसी स्टार्ट की जाती है। तिलक यहाँ पे जो वेरियस नेशनलिस्ट लीडर है उनको अरेस्ट किया जाता है, एनी बेसेंट को भी अरेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तिलक जो थे उनको 1917 में मतलब बाहर जाना पड़ता है ना, इंडिया से, तो उस वजह से लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ऑल दिस थिंग जो है ये रोल प्ले करती है इन द बिहाइंड द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ होम रूल मूवमेंट। तो हार्श रिप्रेसिव पॉलिसी, डिटेंशन ऑफ द लीडर, है ना, क्रिएटिंग द लीडरशिप वैक्यूम। तो होम रूल मूवमेंट के अंदर तिलक जो है वो तो चले जाते हैं इंडिया से बाहर, लंदन चले जाते हैं। उनके ऊपर कोई मतलब केस फाइल हो गया था, उसके लिए उनको वहां पे उपस्थित होना था, इस वजह से वो लंदन चले जाते हैं और एनी बेसेंट को यहाँ पे गिरफ्तार कर दिया जाता है, जेल हो जाती है। तो अब जो होम रूल मूवमेंट के दोनों ही मेजर लीडर थे वो यहाँ पे नहीं रहे, इस वजह से यहाँ पे लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो जो कारण बनता है होम रूल मूवमेंट के डाउनफॉल का। देन अगेन मॉडरेट्स के प्रति वो जो मॉडरेट्स यहाँ पे तिलक को सपोर्ट करने लगे थे उनको वापस यहाँ पे अपीज किया जाता है, उनको खुश किया जाता है
और सो दैट कि यहाँ पे टेंशन और एंगर को रिड्यूस किया जाए। जो मासेस के द्वारा यहाँ पे टेंशन और एंगर है वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाए बाय मॉडरेट्स के द्वारा, बिकॉज मॉडरेट्स वाज आल्सो नेशनलिस्ट लीडर। लोग उनको भी अपना लीडर मानते थे। तो अगर मॉडरेट्स अगर अपने सपोर्ट में आ जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो वो अपनी उनसे जुड़ी हुई जो पब्लिक है उनको समझा सकते हैं कि चलो आप जो अपना ये अग्रेशन है उसको थोड़े के देर के लिए रिड्यूस कर दो, और जो भी है अपनी जो पब्लिक है उसको कन्विंस कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब कारणों से जो ये मूवमेंट है वो टेम्पररी थोड़ा सा सब्सिडाइज हो जाता है और इसकी पेस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे एक तरफ ये मूवमेंट चल रहा था, दूसरी तरफ यहाँ पे गांधी जी का भी रोल रहता है। गांधी जी उस तरफ, दूसरी तरफ जो है मेन पॉलिटिकल लीडर और जो मसीहा के रूप में एमर्ज हो रहे थे, है ना, पब्लिक लीडर के रूप में एमर्ज हो रहे थे। तो उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही थी। इस वजह से लोग जो है उनके साथ ज्यादा उनके मूवमेंट में या उनके सत्याग्रह में ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे थे देन दी होम रूल मूवमेंट। तो गांधी जी का राइज एज अ पॉलिटिकल और पब्लिक लीडर के रूप में होना, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सत्याग्रह वगैरह वो परफॉर्म कर रहे थे, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है ना, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, तो ये सारी चीजें रोल प्ले कर रही थी, जिसकी वजह से होम रूल मूवमेंट जो है इतनी पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पा रहा था जितने की गांधी जी कर पा रहे थे। तो मास जो है थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड हो जाती है गांधी जी की तरफ। तो होम रूल मूवमेंट यहाँ पे सिंगल मूवमेंट नहीं रह जाता है ऑफ द मासेस। यहाँ पे गांधी जी भी जो है वो अलग से अपना जो सत्याग्रह वगैरह जैसी चीजें परफॉर्म करके पब्लिक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। तो पब्लिक यहाँ पे डाइवर्स हो रही थी। देन यहाँ पे अगस्त डिक्लेरेशन या वी कैन से अगस्त डिक्लेरेशन को यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन यही था कि मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल वापस कंसेशन है वो दिया जाता है, और शेडो डेमोक्रेसी या जो शेडो सेल्फ गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ डायरकी। तो मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन होने के साथ क्या होता है, यहाँ पे ये डाउनफॉल का कारण क्यों बनता है कि जो मेजर नेशनलिस्ट या मॉडरेट लीडर जो थे वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जो पहले तिलक के साथ थे उनमें से कुछ नेशनलिस्ट जो थे वो अब इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से होम रूल मूवमेंट जो है वो डाउनफॉल देखता है। देन ये मूवमेंट वापस सेम वैसा ही, सिर्फ जो मेजर लीडर्स थे उनके तक ही सीमित रहता है। मास यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट नहीं होती है इस मूवमेंट के अंदर। मासेस का रोल जो है इतना नहीं रहता है। जो भी मेजर डेवलपमेंट या जो भी डिसीजन मेकिंग हो रही थी वो लीडर्स के द्वारा, नेशनलिस्ट लीडर्स के द्वारा ली जा रही थी विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मासेस। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे बाद में जो है ये कारण भी बन जाता है। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन वगैरह इन सब के बाद जो कारण बनता है मेजर कम्युनल रायट्स का इन 1917-18। ठीक है, ये यहाँ पे वापस हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रेक हो जाती है। जगह जगह पे यहाँ पे कम्युनल रायट्स जो है वो होने लगते हैं। और इन कम्युनल राइट्स का मेजर कारण ये नहीं होता है कि ये मतलब मूवमेंट जो है वो मास तक नहीं पहुंच पाया। इसका बहुत ही सिंपल कारण रहता है, कुछ आपसी मतभेद की वजह से अहमदाबाद के अंदर कोई दो पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम पार्टी लड़ती है, और दो जैसे अब होता है ना कभी कभी कहीं पे हिंदू मुस्लिम दंगे किस वजह से होते हैं, दो लोग, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, वो अपनी किसी आपसी झगड़े की वजह से लड़ते, लेकिन उसमें पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। इसके साइड से इसकी कम्युनिटी आ जाती है, इसकी साइड से इसकी कम्युनिटी आ जाती है, फिर वो हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप ले लेती है। तो इसी तरह से ये कम्युनल रायट भी हुए थे, अहमदाबाद से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को वापस ब्रेक कर दिया था। जो वापस कारण बनता है होम रूल मूवमेंट के अंदर, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो पाई थी लखनऊ पैक्ट के अंदर, वो वापस यहाँ पे यहाँ पे हैम्पर हो जाती है। तो होम रूल मूवमेंट के बिहाइंड के डाउनफॉल के पीछे ये सब कारण रहते हैं। हार्श रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, डिटेंशन ऑफ लीडर्स, जिससे पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है, लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट होता है। फिर मॉडरेट्स के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है इन दी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जिसकी वजह से होम रूल मूवमेंट की वापस जो रिलेवेंसी है वो लॉस्ट होने लगती है। देन वहाँ पे दूसरी साइड में गांधी जी का ऐसे पब्लिक लीडर या पॉलिटिकल लीडर के रूप में एमर्ज होना,
देन यहाँ पे कम्युनल रायोट्स का होना भी, ये सारे जो इवेंट्स है मेजर रोल प्ले करते हैं इन द डाउनफॉल ऑफ होम रूल मूवमेंट। तो अब हम देखते हैं होम रूल मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या महत्व रहा। तो होम रूल मूवमेंट जो है इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं, परिणाम निकल के आते हैं। तो इट हैज टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। फर्स्ट हम देखते हैं, तो फर्स्ट ये है कि होम रूल या सेल्फ रूल को वैलिडेशन मिलता है फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की जाती है, न्यू पॉलिसी का फॉर्मुलेशन किया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि इस न्यू पॉलिसी को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के अंदर डिफाइन किया गया। और इसी के साथ ही जो होम रूल या सेल्फ रूल का जो इश्यू था उसको यहाँ पे वैलिडेट किया गया, भले डायरकी इम्पोज की गई हो, ट्रू पावर ट्रांसफर नहीं किया गया हो, इन रियल सेंस पावर ट्रांसफर नहीं किया गया हो, लेकिन एटलीस्ट जो सेल्फ रूल या कुछ भी नहीं, पहले पावर इंडियंस के हाथ में किसी भी रूप का कोई पावर नहीं हुआ करता था। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इस मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के बाद में ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में ही भले पावर आया हो, लेकिन पावर यहाँ पे ट्रांसफर हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से अब हो रहा है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के साथ ही यहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेशन है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के रूप में डिफाइन की गई। तो इसने फर्स्ट टाइम वैलिडेशन दी होम रूल या सेल्फ रूल को। तो ऐसा क्वेश्चन आपके बन सकता है कि कौन से रिफॉर्म्स ने, जैसे या कौन से एक्ट ने, एक्ट ऑफ 1909 या 1919 या 1935 ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देंगे और कहा जाएगा कि किस रिफॉर्म के अंदर या किस एक्ट के अंदर फर्स्ट टाइम सेल्फ रूल के इश्यूज को वैलिडेशन मिला था। तो वो था आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या एक्ट ऑफ 1919 या अगस्त डिक्लेरेशन। और सेकेंड मेजर डेवलपमेंट या इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये निकल के आता है कि मॉडरेट्स जो है अब कंप्लीटली इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर हो चुके थे। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंप्लीटली बाहर हो गए थे, बहिष्कार कर दिया था, और यहाँ से ये क्या कहलाना शुरू किए, लिबरल। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स से जो मॉडरेट्स पॉलिटिक्स है वो हमेशा के लिए यहाँ से बाहर हो जाती है। और यहाँ पे एक मेजर हिस्टोरिक न्यू एरा शुरू होता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट इज कि एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट होती है। ठीक है, एनी बेसेंट के वर्क को देखते हुए जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने इनको प्रेज करने के लिए, इनको इन अचीवमेंट जो होम रूल मूवमेंट के अंदर इन्होंने अचीव किया, उनको देखते हुए एनी बेसेंट को कांग्रेस के सेशन की प्रेसिडेंट या कांग्रेस की जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे बनाया गया। तो इसी के साथ ही एक कांग्रेस की हिस्ट्री के अंदर न्यू एरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ से होम रूल मूवमेंट के बाद से मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है वो कंप्लीटली इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिस्ट्री से बाहर हो जाती है। और एनी बेसेंट के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही शी डिक्लेयर कि इंडिया नो लॉन्गर ऑन हर नीज फॉर बून्स, शी इज ऑन हर फीट फॉर राइट्स। ठीक है, कि इंडिया अब अपने बून्स को या जो अपने आशीर्वाद है उनको प्राप्त करने के लिए घुटनों पे नहीं झुकेगी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है फॉर टू गेन हिज राइट्स, है ना, जो उसके अधिकार है उसको पाने के लिए वो अपने पैरों पे खड़ी है, ना कि अपने घुटनों पे झुक के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने दलील कर रही है या फिर याचना मांग रही है कि हमें हमारे जो राइट्स है वो प्रोवाइड करो। तो कहने का मतलब है कि अभी इंडिया जो है, इंडियन लीडर जो है वो फाइट करेंगे फॉर देयर राइट। और इसी डिक्लेरेशन के साथ जो है वो कांग्रेस अपने सेशन के अंदर रिजोल्यूशन पास करती है और स्ट्रांगली अर्जिंग करती है फॉर द नेसेसिटी ऑफ the immediate enactment of parliamentary statute providing for the establishment of responsible government in India। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की जाए, ऐसा रेजोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा अब पास किया गया। यानी कि सेल्फ रूल का जो इश्यू है
वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमें अब ये सारा सिग्निफिकेंस देखा, डाउनफॉल देखा होम रूल मूवमेंट का, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे इस होम रूल मूवमेंट और इंटरनेशनल जो सिचुएशन थी, इंटरनेशनल सिचुएशन, उसकी वजह से प्रेशराइज होकर मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के साथ मॉडरेट्स जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं, है ना, क्योंकि मॉडरेट्स किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को, और जो अदर नेशनलिस्ट है, होम रूल मूवमेंट के मेजर जो नेशनलिस्ट है, वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं और मॉडरेट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिक्स से कंप्लीटली आउट हो जाते हैं। तो होम रूल मूवमेंट के साथ ही दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आते हैं। एक तो सेल्फ रूल के इशू को वैलिडेट किया जाता है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के अंदर, और यहाँ पे एक न्यू एरा स्टार्ट होता है इन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस कि एनी बेसेंट को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना का रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये दो मेजर है, सेल्फ रूल को वैलिडेशन मिलना और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए रेजोल्यूशन पास होना। होम रूल मूवमेंट के कारण ही चीजें हुई, एक तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी रिस्टोर्ड हुई इन द फॉर्म ऑफ लखनऊ पैक्ट, और जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे, जो टू विंग्स है ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो भी वापस यूनाइटेड होती है। ठीक है, ये दो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं। तो इस तरह से होम रूल मूवमेंट ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रगल के एक न्यू एरा को स्टार्ट करने के लिए, है ना, कि पहले सेल्फ रूल जैसी कोई बात ही नहीं थी, बात तो करते थे लेकिन इसके ऊपर वैलिडेशन नहीं था, लेकिन होम रूल मूवमेंट और उसके प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट सेल्फ रूल को प्रोवाइड करवाने के लिए रेडी तो होती है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए यहाँ पे एफर्ट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक न्यू फेज शुरू होता है, ठीक है, जिसको आगे जाके गांधी जी जो है वो लीड करते हैं। गांधी जी यहाँ पे इस चीज को लीड करते हैं। तो जितने भी ये हम ये कह सकते हैं कि ये नेशनलिस्ट एफर्ट की वजह से ये एक सिचुएशन जो है वो राइप हुई थी फॉर द अटेनमेंट ऑफ द फ्रीडम, जिसका अच्छे से फायदा किसने उठाया था, गांधी जी ने। ठीक है, लेकिन एफर्ट सारे पहले हो चुके हैं ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट और तिलक की लीडरशिप के अंदर हम कह सकते हैं कि इतने ज्यादा तो एफर्ट हो चुके कि इंडिया को एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो पावर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना के लिए चीजें एटलीस्ट रिकग्नाइज की गई है फ्रॉम द ब्रिटिश बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन सारी सिचुएशन का अच्छे से जो लाभ उठाया वो गांधी जी ने उठाया, है ना। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जब थर्ड फेज में एंटर करता है, जब गांधी जी इसकी लीडरशिप लेते हैं, तब हम ये देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में फिर बाद में गांधीयन आइडियोलॉजी की हेगेमोनी रहती है, जिसके अंदर सत्याग्रह है, नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन वायलेंस, ये सारे जो एलिमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो गांधी जी और गांधी जी के आइडियाज वगैरह, आइडियोलॉजी किस तरह से रहती है, इंडियन मासेस को किस तरह से अप्रोच करते हैं, वो ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है। तो अब हम देख लेते हैं एक अलग से अपने लखनऊ पैक्ट को या लखनऊ सेशन ऑफ द कांग्रेस 1916। तो लखनऊ सेशन होता है 1916 के अंदर। वही होम रूल मूवमेंट की स्थापना, होम रूल मूवमेंट के स्टार्टिंग से लेके जब सारे लीडर्स है जो मिलते हैं वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो लखनऊ में यहाँ पे सेशन रखा जाता है जिसके प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि लखनऊ सेशन के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा हुआ है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनिटी का विटनेस रह चुका है लखनऊ सेशन, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। तो प्रेसिडेंटशिप थी अंबिका चरण मजूमदार के पास में।
लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस में दो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं हमें। एक तो मैंने बता दिया आपको कि कांग्रेस सॉरी जो टू विंग्स है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट है ना, वो रीयूनाइट होते हैं यहाँ पे। और सेकंड यहाँ पे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन होता है, दैट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। और ये जो है इंडिकेट करता है ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी को। तो यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट रीयूनिफिकेशन के क्या क्या कारण रहते हैं वो हम देखते हैं कि मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट रीयूनिफिकेशन इस तरह से होता है कि जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो डिसयूनिटी है इन द रैंक्स दैट कैन इंजर द कॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, है ना, कि अगर हम लोग इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आपस में ये मतभेद रखते गए तो जो हमारा कॉज है इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट या अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम का जो कॉज है उसको इंजरी हो सकती है या वो हैम्पर हो सकता है। तो हमें एक साथ आकर एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्क करने की जरूरत है सो दैट कि हमारा जो गोल है अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम वो हम अचीव कर सकें। तो ये उनको रियलाइजेशन हुआ बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग ही यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रियल फेस है वो सामने आने लगा, या वी कैन से कि कॉलोनियल पावर का जो रियल फेस है वो सामने आने लगा, है ना। ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होने लगा, जब अलाइज पावर यहाँ पे सेंट्रल पावर डिफीट होने लगे तो अलाइज के द्वारा उनकी कॉलोनी को यहाँ पे बांटा जाने लगा। पहले तो जो वादे किए गए थे कि हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे आफ्टर द वॉर, कॉलोनियल सिस्टम को यहाँ पे खत्म करे थे, वो प्रॉमिस भी कहीं पे निभाए हुए दिखते नहीं या उसके लिए एफर्ट भी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे हुए। तो इस वजह से मॉडरेट्स भी जो है वो ये रियलाइज करने लगे कि जो हम जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सोचते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट वैसी नहीं है, ठीक है। तो वो फिर इस वजह से यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के साथ अपने जितने भी ग्रीवेंसेज या डिफरेंसेज है उनको बुला के एक साथ होते हैं। तो नेशनलिस्ट फीलिंग यहाँ पे ग्रो हो रही थी, है ना, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड इवन जो वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो है इसने नॉट ओनली इन इंडिया, अफ्रीका, फिलीपींस, जापान वगैरह सभी देशों के अंदर जो नेशनलिज्म की जो भावना है ना उसको बढ़ाने का यहाँ पे काम किया था। तो इस वजह से इंटरनेशनल सिचुएशन जैसे रशियन रिवॉल्यूशन है 1917 में जिसने जारिस सिस्टम को अबॉलिश करके पब्लिक का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन द लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पावर, तो वो उन्होंने भी इंस्पायर किया इंडियन लीडर्स को कि अगर वो वहाँ पे जारिस सिस्टम को अबॉलिश करके एक अथॉरिटी के सिस्टम को चैलेंज करके अगर अपना पब्लिक का या जो लोगों का रूल या पावर लोगों के हाथ में ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो जो व्हाइट मैन प्रेस्टीज का जो नोशन है वो ब्रेक होता हुआ नजर आने लगा। और इवन जो पहले ब्रिटिश साम्राज्य के सामने कोई ताकत खड़े रहने की बात नहीं करती थी, अब उनको जर्मनी जैसे देश वगैरह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही ओपन चैलेंज दे रहे थे और स्ट्रांग रिपल्शन उनको देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से जो वो व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी है या व्हाइट मैन प्रेस्टीज है वो यहाँ पे ब्रेक होती हुई नजर आ रही थी, जिसने जगह जगह देशों के अंदर जो लोग कॉलोनियल सिस्टम के अंदर रह रहे थे उनके नेशनलिस्ट फीलिंग को बढ़ा दिया कि अगर वो लोग इनको चैलेंज कर सकते हैं, ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से नॉट ओनली इन इंडिया, अफ्रीका वगैरह जैसे कॉन्टिनेंट में भी नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो अराइज हो रही थी जिसने नेशनल यूनिटी को सपोर्ट किया। देन यहाँ पे ओवरकमिंग फ्रॉम द पास्ट कंट्रोवर्सीज, यानी जो मॉडरेट्स और मॉडरेट जो है वो एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मॉडरेट के जो पॉलिटिकल मेथड है उनसे खुश नहीं थे। तो ये जितने भी जो कंट्रोवर्सीज पास्ट के अंदर हुई बिटवीन द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और इवन द मुस्लिम लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स जो है उनके बीच में भी जो भी कंट्रोवर्सी हुई वो यहाँ पे बुला के वो वापस ओवरकम होने लगे उन चीज से और नेशनल यूनिटी की तरफ बढ़ने लगे। देन उन्होंने पॉलिटिकल इनएक्टिविटी को समझा, यहाँ पे दे रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल इनएक्टिविटी कि अगर इसी तरह से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी रही तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो पेस है वो स्लो डाउन नहीं हो जाए या इंडियन नेशनल मूवमेंट जो अपनी रिलेवेंसी है वो खो ना दे। इस वजह से उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया, एक्नॉलेज किया और अगेन पॉलिटिकल एक्टिविटी को लाने के लिए या पॉलिटिकल पैसिविज्म को ब्रेक करने के लिए उन्होंने होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया। देन हमें यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के अगर यूनिटी देखने को मिलती है तो उसमें मेजर रोल होता है एनी बेसेंट और तिलक जैसे लीडर्स का,
कि मॉडरेट जो है वो कभी भी वायलेंस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से तिलक ने भी जो अपने पॉलिटिकल मेथड के व्यूज है उनको चेंज करके वापस री एंट्री ली, जिससे मॉडरेट जो है उनके लीडरशिप को एक्सेप्ट करने में या उनसे जुड़ने के अंदर हेजिटेट फील नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे तिलक ने भी आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द 6 years he changed his attitude after the release from jail and condemn violence and support administrative reform। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पहले मॉडरेट सपोर्ट करते थे, तिलक ने भी उन चीजों को सपोर्ट करना शुरू किया, इस वजह से मॉडरेट जो है इनके साथ रिलेट कर पाए और तिलक की लीडरशिप को उन्होंने सपोर्ट किया। और एक और मेजर कारण रहता है कि जो मेन हार्डकोर जो मॉडरेट लीडर थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे लीडर, वो अब जो है वो पास हो चुके थे, यानी कि मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो मॉडरेट लीडर्स के जो इनका दबदबा था, जो कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यूनिटी को होने से रोकता था हमेशा, वो यहाँ से अब ब्रेक जो है वो खत्म हो चुका है। और गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह के मेहता के डेथ के साथ ही मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वापस रीयूनियन, हमें रीयूनियन का जो पाथ है वो इजियर होता हुआ दिखता है। बिकॉज इनके रहते, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता के रहते, मॉडरेट कभी भी एक्सट्रीमिस्ट से हाथ मिला ही नहीं पाते थे, बिकॉज दे वर हार्ड कोर मॉडरेट्स। तो जब ये पास हो जाते हैं या इन दोनों लीडर जब ये नहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है ना रीयूनिफिकेशन का। तो ये कारण रहते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट यूनिटी के। तो इस वजह से हम लखनऊ कांग्रेस या लखनऊ सेशन के जो कांग्रेस है उसको हम कहते हैं फर्स्ट यूनाइटेड कांग्रेस सिंस 1907। 1907 के बाद से यूनाइटेड कांग्रेस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो लखनऊ सेशन जो 1916 में होता है उसमें हमें फर्स्ट टाइम यूनाइटेड कांग्रेस देखने को मिलता है आफ्टर द 1907। और इस सेशन के अंदर वही एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की गई और सेल्फ गवर्नमेंट के इशू को यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया। अब हम देखते हैं लीग कांग्रेस यूनिटी। लीग कांग्रेस यूनिटी होने के पीछे क्या कारण थे, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कांग्रेस के एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा है, कैरेक्टर के अंदर चेंज आने लगा है, और इवन मुस्लिम लीग जो है उसके एटीट्यूड में भी यहाँ पे चेंज होने लगा है, जिसने मेजर रोल प्ले किया इन दिस यूनिटी, है ना, लीग कांग्रेस यूनिटी के अंदर। तो दोनों ही जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कांग्रेस भी अभी यहाँ पे रिलीजियस लिबर्टी को अपनाते हैं, और मुस्लिम लीग भी जो है वो रिसेंटमेंट शो करती है या डिससेटिस्फेक्शन शो करती है टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बिकॉज जो उनसे प्रॉमिस किए गए थे वो फुलफिल यहाँ पे नहीं हुए थे। तो दो और जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रोग्रेसिव लीडर ने मुस्लिम लीग की लीडरशिप उस समय ली हुई थी, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो रिलीजियसली इतने रिजिड नहीं थे, ठीक है ना। उनके लिए भी नेशनलिस्ट जो इश्यूज थे, नेशनल इश्यूज जो थे वो पहले प्रायोरिटी पे रहते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी लीडरशिप यहाँ पे चेंज हो गई थी और मुस्लिम लीग की भी लीडरशिप यहाँ पे चेंज होने की वजह से दोनों के ही कैरेक्टर जो है वो थोड़े से चेंज होने लगे। इस वजह से ये यूनिफिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ही जो अपने ओल्ड डिफरेंसेस थे उनको यहाँ पे पुट डाउन किया एंड दे पुट अप द कॉमन पॉलिटिकल डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट। देन यहाँ पे मुस्लिम लीग का डिसअपॉइंटमेंट रहता है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी ईस्ट बंगाल बना के उनको सेपरेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा उस एरिया के अंदर, और उनका वहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेशन रहेगा जिससे कि मुस्लिम इंटरेस्ट सिक्योर हो सके। तो वैसा जो प्रॉमिस इनसे किया गया था वो नहीं फुलफिल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इस वजह से उनकी डिसअपॉइंटमेंट थी। इस वजह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे यहाँ पे रिलाई नहीं करके किनके साथ इन्होंने हैंड जो है वो ज्वाइन किया, कांग्रेस के साथ, सो दैट कि वो नेशनलिस्ट इश्यू को सामने रख पाए। और इवन कांग्रेस ने भी यहाँ पे जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया था, उसको सपोर्ट कर दिया था। इस वजह से मुस्लिम लीग को इनके साथ होने में, इनके साथ हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। और यहाँ पे जो यंगर सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी का था, जो एजुकेटेड मुस्लिम्स थे, वो अब असर्टिव नेशनलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर। असर्टिव नेशनलिज्म मतलब
जो वॉयलेंस और थोड़ा सा उग्र नेशनलिज्म होता है, थोड़ा सा, है ना, उसको सपोर्ट। असर्टिव नेशनलिज्म वही रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बॉम्ब वगैरह नहीं, लेकिन जैसे प्रोटेस्ट है, मास मूवमेंट है, मास स्ट्राइक है, डेमोन्स्ट्रेशन है, वैसे वाले जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी वो चीज। तो असर्टिव नेशनलिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करने लगे। जो लिमिटेड पॉलिटिकल आउटलुक था अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट्स का, है ना, सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट, जिसके अंदर वो ब्रिटिश जैसे जैसे मॉडरेट सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश को, वैसे ही उनकी आइडियोलॉजी भी किनको सपोर्ट करती थी, मॉडरेट्स, सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अब इन पॉलिटिकल आउटलुक से ये जो यंगर सेक्शन ऑफ द एजुकेटेड मुस्लिम क्लास है वो इन चीजों से बाहर निकलना चाहता था, और दे स्टार्टेड टू एम्ब्रेसिंग और सपोर्टिंग द असर्टिव नेशनलिज्म। ठीक है, तो असर्टिव नेशनलिज्म के अगर फादर कहे तो वो होते हैं तिलक, फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म। तो तिलक जो है फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म कहलाते हैं। असर्टिव नेशनलिज्म जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है वही असर्टिव नेशनलिज्म कहलाता है। और एक कारण रहता है सप्रेशन ऑफ द लीडर्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1914। 1914 में मुस्लिम लीडर्स जो थे, मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनको सप्रेशन देखने को मिलता है। वो भी एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। कि जैसे हम देखें कि जैसे अब्दुल कलाम आजाद जो थे, मौलाना मोहम्मद अली जो थे, है ना, शौकत अली ब्रदर्स कहलाते हैं, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली अली ब्रदर्स जो है थे, हजरत मोहानी थे, अबुल कलाम आजाद जैसे लीडर्स को यहाँ पे डिटेंशन फेस करना पड़ा, सप्रेशन फेस करना पड़ा। तो इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज के अमंग जो थे, मुस्लिम कम्युनिटी के अमंग डिससेटिस्फेक्शन था या डिसअपॉइंटमेंट था टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये एक मेजर कॉज होता है इनके डिसअपॉइंटमेंट का, मुस्लिम लीग के डिसअपॉइंटमेंट का टुवर्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के साथ यहाँ पे हाथ मिलाया। तो हम देखते हैं यहाँ पे सप्रेस द पब्लिकेशन ऑफ अल हिलाल ऑफ अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो अल हिलाल नामक का न्यूज़पेपर निकाला जाता था उसके पब्लिकेशन को भी यहाँ पे रोक दिया गया था। कॉमरेड नाम का जो न्यूज़पेपर निकाला जाता था मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा, उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया गया था, बिकॉज ये जो थे नेशनलिस्ट इश्यूज को यहाँ पे पुटअप कर रहे थे और अपने इंटरेस्ट को या राइट्स को सिक्योर करने के लिए यहाँ पे वॉइस रेज कर रहे थे। तो लेकिन वॉर का यहाँ पे समय था और हर ऐसी एक्टिविटीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सप्रेस किया जा रहा था, है ना। और इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट भी इसका एक रिजल्ट है, जिसके अंदर जितनी भी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज है उसको सप्रेस करना ही उसका मकसद था। तो यहाँ पे अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को भी डिटेन किया जाता है, और हजरत मोहानी और अबुल कलाम आजाद जैसे लीडर थे उनको भी यहाँ पे इंटर्न किया जाता है या डिटेन किया जाता है। तो इन ऐसे जो प्रोमिनेंट लीडर थे इन मुस्लिम सोसाइटी के, उनको यहाँ पे सप्रेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण मुस्लिम लीग के लिए ये डिसअपॉइंटमेंट का कारण बढ़ता है टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे कांग्रेस जो है दे एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम। इस वजह से मुस्लिम और कांग्रेस यूनिटी जो है वो इजियर हो गई, और इस तरह से मुस्लिम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग यूनिटी हमें देखने को मिलती है। और ये यूनिटी जो है वो एज अ साइनिंग ऑफ द कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, उस पैक्ट को साइन करने के साथ हुई। और लखनऊ पैक्ट के साइन करने के साथ ही दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक साथ आके नेशनलिस्ट डिमांड को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखती है। लेकिन ये सारे डेवलपमेंट होने के साथ साथ ही हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, ये वाला पॉइंट है ना, कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम मासेस है उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, यहाँ पे लीडर्स के द्वारा ही सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम को एक्सेप्ट करके इन्होंने आगे जाके इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म के एमर्ज होने के रास्ते यहाँ पे खोल दिए थे। तो ये जो पैक्ट साइन हुआ था, इसका जो ये इस बेस पे साइन हुआ था कि इसमें सिर्फ एजुकेटेड हिंदू और एजुकेटेड मुस्लिम जो है वो एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज के रूप में सामने आ रहे हैं। दोनों ने ही अपने अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड रखने के लिए ही यहाँ पे हाथ मिलाया था।
सेक्युलरिज्म की भावना को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया था, है ना, सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया था। दोनों ही पार्टी अगर साथ में आई थी, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पार्टी, तो ये एक पॉलिटिकल सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज के रूप में साथ में आई थी, है ना। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के अंदर सेक्युलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, और इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था कि पॉलिटिकली अगर देखें तो दे हैड नो सेपरेट इंटरेस्ट एज हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। तो सेपरेट एंटिटीज के रूप में या सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आना, अपने अपने जो इंटरेस्ट से उनको सेपरेट ही रखना और सेक्युलराइजेशन को यहाँ पे प्रमोट नहीं करना, इस नोशन के बेस पे इन्होंने हैंड ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को एक्सेप्ट करके आगे जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स जो इंडिया में होने वाली है उसके अंदर कम्युनलिज्म के लिए रास्ता इन्होंने खोल दिया था, जो आगे जाके कम्युनल रायोट्स के कारण भी यहाँ पे बनते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम थी कि एक तो लीडर्स के द्वारा ही डिसीजन हुए, मास को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया। देन दे पार्टिसिपेट एज अ सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज, है ना। इन्होंने सेक्युलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जो उनको ये रियलाइज करवा सके कि पॉलिटिकली दे हैड नो सेपरेट इंटरेस्ट एज हिंदू और मुस्लिम। उनके दोनों के ही सेपरेट और जो दोनों के हिंदू और मुस्लिम दोनों के पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट थे वो सेम होने चाहिए थे, है ना, तो ही ये चीज वर्क करते। तो अदरवाइज इन सारी चीजों की वजह से इंडिया की जो फर्दर पॉलिटिक्स होने वाली है उसके अंदर कम्युनलिज्म के लिए जो है रास्ता खुल चुका था। तो अब हम देखते हैं लखनऊ पैक्ट को, है ना, क्या उसके अंदर प्रोविजन हुए थे। तो इस पैक्ट के अंदर डिमांड रखी गई थी इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का जो दर्जा है वो दिया जाए, डोमिनियन स्टेट का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड करवाया जाए, यानी कि गवर्नमेंट शुड फॉर्मली डिक्लेयर इट्स कमिटमेंट टू ग्रांटिंग इंडिया सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट एंड डोमिनियन स्टेटस। एंड सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनके अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए बाय द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट, जिससे कि मोर पावर जो है वो इंडियंस को ट्रांसफर किया जा सके, ठीक है। तो इलेक्टेड सीटों की संख्या बढ़ा के मोर रिप्रेजेंटेशन जो है वो अश्योर किया जाए बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल बोथ इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो टेन्योर्स का टर्म है उसको 5 ईयर किया जाए, सो दैट कि मोर स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस को अश्योर किया जा सके, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के टेन्योर को यहाँ पे कितने साल के लिए बढ़ाने के लिए कहा, 5 ईयर्स के लिए करने को कहा, सो दैट कि गवर्नेंस के अंदर स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी बनी रहे। देन यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, और जितने भी ब्रिटिश एक्सपेंडिचर जो होते हैं इंडिया के अंदर, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी का बनना, गवर्नर जनरल वाइस रॉय की सैलरी का बनना, या अदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क होते हैं उनके लिए जो फंडिंग है वो ब्रिटिश ट्रेजरी से होनी चाहिए, ना कि इंडिया के ट्रेजरी से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड इसमें रखी गई। और जो माइनॉरिटीज है इन द प्रोविंस उनको प्रोटेक्ट किया जाए बाय गिविंग देम सेपरेट इलेक्टोरेट, जो बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम के बात हो रही है। माइनॉरिटी यहाँ पे उस समय कौन थी, मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के लिए यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट जो सिस्टम है वो यहाँ पे सिक्योर किया जाए, उसको ग्रांट किया जाए, और जितने भी प्रोविंसेस थे इंडिया के उनको ऑटोनॉमी यहाँ पे प्रोवाइड की जाए या ऑटोनॉमी यहाँ पे ग्रांट की जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है वो लखनऊ पैक्ट के अंदर लिखी गई फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लखनऊ पैक्ट का फिर क्या आउटकम निकल के देखने को मिलता है, एक तो हमें ये देखने को मिलता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे एक्सेप्ट करने के साथ ही इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कम्युनलिज्म की जो सीड है वो शोन हो चुका था, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ द प्रेशर क्रिएटेड बाय दिस होम रूल मूवमेंट, लखनऊ पैक्ट, है ना, लीग एंड कांग्रेस यूनिटी की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा की, जिसको अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है।
और जिसके अंदर सेल्फ रूल का जो इश्यू था उसको एड्रेस किया गया। इंडिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना को भी यहाँ पे एक्नॉलेज किया गया। तो ये लखनऊ पैक्ट का आउटकम निकलता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म डिटेल में आपको कवर करना है। वेरियस एक्ट पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल से, इस वजह से इस सेशन में मैं इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को बहुत डिटेल से कवर नहीं करवा रही हूँ। ओनली मैं आपको कह रही हूँ ये लखनऊ पैक्ट का आउटकम निकलता है। इसको आप उस सेशन में जाके अच्छे से कवर कर लीजिए, जिसके अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के अंदर डायरकी सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाता है ना। और जो सब्जेक्ट्स थे, स्टेट सब्जेक्ट्स थे, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, रिजर्व एंड ट्रांसफर। रिजर्व के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए वो कंप्लीट किसकी अथॉरिटी में रखे गए? ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर। और बाकी के जो सब्जेक्ट थे, जैसे रोड बनाना है, नालियाँ साफ करवाना है, ठीक है, लाइट, रोड लाइट्स वगैरह की मेंटेनेंस है, जो एजुकेशन है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स थे वो किनको दे दिए गए? इंडियंस को दे दिए गए। इंडियंस को उसके ऊपर रूल बनाने के लिए फ्री कर दिया गया। लेकिन जो डिफेंस है, फॉरेन रिलेशंस है, ये सारे ऐसे जो इंपॉर्टेंट इशू थे उनको रिजर्व कैटेगरी में रखा गया। इस वजह से यहाँ पे डायरकी फेल भी हो जाती है, बिकॉज जब डायरकी को एस्टेब्लिश किया जाता है और वर्क करना शुरू करते हैं, तब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहे थे कि कहाँ रखना है। ठीक है, कभी कभी किसी सब्जेक्ट के ऊपर मान लो जैसे एग्रीकल्चर है, इसको रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को रिजर्व सब्जेक्ट में रख दिया और उसके रिजर्व में नहीं रखा, इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, रूल बनाने के लिए, इंडियंस को रूल बनाने के लिए ट्रांसफर कर दिया एग्रीकल्चर को। लेकिन जो इरिगेशन था, इरिगेशन का कंप्लीट सिस्टम रिजर्व कैटेगरी के अंदर रख दिया। यानी इंडियंस हैव नो पावर टू अमेंड और रिफॉर्म इन द इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन ही जब हाथ में नहीं है तो एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ किस तरह से वो बना पाएंगे? और लॉ बना भी लिया तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे अगर इरिगेशन ही उनके पास नहीं है? तो इस तरह से सब्जेक्ट को बांटा गया, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा कोलिजन होने लगा, बहुत ही ज्यादा केओस क्रिएट होने लगा। इस वजह से जो डायरकी है वो फेल हो गई इंडिया के अंदर। और नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले से ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की स्टडी करके नेशनलिस्ट ने इसका विरोध करना शुरू भी कर दिया था कि ये उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कुछ भी नहीं है, बस शेडो जो ट्रांसफर है ऑफ द पावर वो हमें दी जा रही है। यानी ट्रांसफर ऑफ पावर के नाम पे हमें सिर्फ उसकी क्या मिल रही है? शेडो मिल रही है। रियल सेंस के अंदर पावर ट्रांसफर नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एग्रीकल्चर को ट्रांसफर कर दिया गया इंडियंस को लॉ बनाने के लिए, जाओगे आप एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट पे ऊपर लॉ बनाए। लेकिन मेजर रोल कौन प्ले करता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर? इरिगेशन। तो इरिगेशन सिस्टम को रिजर्व रख दिया, तो अब एग्रीकल्चर का के ऊपर क्या वर्क करे और किस तरह से उसका आउटपुट है वो लेके आए, है ना। तो इस तरह से डायरकी को इम्पोज किया गया था। तो यानी शेडो दी गई थी ऑफ द रियल पावर की, है ना। रियल पावर के ट्रांसफर की ओनली क्या मिली थी? इंडियंस को शेडो मिली थी। तो इस वजह से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का यहाँ पे विरोध भी खूब हुआ। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म करने के पीछे कारण क्या रहे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट हुए? एक तो होम रूल मूवमेंट का प्रेशर बना, है ना, इंडिया के अंदर। और इंटरनेशनल जो सिचुएशन थी वो भी मेजर कॉज रहता है ना, जिसके अंदर मेन रहता है रशियन रिवॉल्यूशन है। इन 1970, जिसके अंदर जारिस्ट ऑटोनॉमी को या जारिस्ट सिस्टम को अबॉलिश करके कम्युनिस्ट पावर जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। यानी कंप्लीट पावर अब किन के हाथों में आई थी? लोगों के हाथों में आई थी। तो वो जब कर सकते हैं तो उनसे इंस्पायर यहाँ पे इंडिया के लोग भी हुए। ठीक है, तो इंडियंस के अंदर भी जो नेशनलिज्म की ये भावना है वो और ज्यादा बढ़ी। और यहाँ पे नॉट ओनली इन इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, जो अफ्रो एशियन वर्ल्ड है उसके अंदर भी, जैसे कि आयरलैंड है, टर्की है, इजिप्ट है, अदर अरबियन कंट्रीज है ना,
नॉर्दर्न अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, मलया, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, फिलीपींस, चाइना एंड कोरिया, सब जगह पे जो है नेशनलिज्म का जो ये सर्ज है ये फॉरवर्ड होने लगा है ना, बढ़ने लगा। और गवर्नमेंट जो है वो अवेयर हो चुकी थी अबाउट दिस और राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स। तो इसकी वजह से वंस अगेन जो है ब्रिटिश लोगों ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी जो है वो अपनाना शुरू कर दिया, कैरेट एंड स्टिक। बेसिकली अगर हम कहें तो कंसेशन एंड रिप्रेशन, ठीक है, कंसेशन एंड रिप्रेशन, जिसके अंदर हम कैरेट की अगर बात करें तो वो इंडिया के अंदर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई, यानी कैरेट के रूप में हमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म देके अपीज करने की या शांत करने की या पैसिफाई करने की कोशिश की गई। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने रिप्रेसिव मेजर्स भी अपनाए हुए थे इन द फॉर्म ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो कैरेट यहाँ पे हमारा क्या रहता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, एंड स्टिक क्या रहती है, रॉलेट एक्ट। तो इस तरह की पॉलिसी इन्होंने वापस अपनाना शुरू कर दी थी, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय से और ये सारे डेवलपमेंट के समय से। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल, that is examyatra.com, and please appreciate our effort by your subscription and like our channel. Thank you.